क्या मतलब है वर्ल्ड क्लास? मैंने बनाई, मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास नहीं है, आप कह वर्ल्ड क्लास। क्या बात है, इस तरह कभी बनेगा? कितने शर्म की बात है यार, 6 साल में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रहे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किसी ट्रेन की वजह से वोट मिल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था भाई पॉलिटिशियन से छोड़ दो, उनसे कौन पन्ना ले। लेकिन जितने अफसरों का चेयरमैन रेलवे बोर्ड से नीचे जिसका भी नाम किसी प्लाक में है पिछले 1953-54 से, उसको उठा के सीधे डस्टबिन में डालो, वहीं पे बिलोंग करता है। स्पीड रेल की ट्रेन अभी इंडिया में नहीं डेवलप हो सकती, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक ये जोक है, आप वंदे भारत में 6 साल में कोई टेक्नोलॉजी का 0 इंप्रूवमेंट किया आपने। आप केवल उसकी थोड़ी इधर कोई फिटिंग लगा दी, उधर कोई फिटिंग लगा दी, उसको गाते रहते हैं। एक स्लीपर ट्रेन तो आपने आज तक बनाई नहीं। 13-8 कोच की ट्रेन खड़ी है जो आप चला नहीं रहे। ये 1500 करोड़ के एसेट हैं जो अभी तक सर्विस में नहीं लाए गए। या तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्लाइंटल नहीं मिल रही, कहाँ चलाएंगे, या जो भी वजह हो, लॉन्च करने में शायद आपको डर लग रहा है क्योंकि इधर बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि सरकार से वंदे भारत पे ध्यान देती है, गरीब आदमी जैसे ट्रेवल करता है उस पर ध्यान नहीं देती। जो भी कारण हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो एक जलन और एक फीलिंग कि भाई इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा, एक फीलिंग कि ये सिर्फ पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं, इस तरह की फीलिंग बहुत लोगों में आ गई। तो जब उसने पढ़ा तो उसने रेलवे बोर्ड को लथाड़ा, और ऐसा लथाड़ा कि ये दोबारा इनकी हिम्मत नहीं हुई रेलवे बोर्ड जाने की, वो लेके उसको बैठे रहे। सभी को, और आज हम सुधांशु सर के साथ आए हैं, और सुधांशु सर के ही प्लेस पे आए हैं लखनऊ में, और वी आर एट मनीष। सर ने कहा था कि ये उनके पेरेंट्स का होम था पहले, और अभी उन्होंने इसे एक आर्ट सेंटर में, एक आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया है। सर ने रेलवेज के लिए तो बहुत कंट्रीब्यूशन दिए हैं, बट हिज लाइकिंग टुवर्ड्स आर्ट, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है उनके लाइफ का। और आज सर जो है अपने ही आर्ट सेंटर का हमें एक टूर देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, और सर हमें सब चीज़ें बताएंगे। जैसा आपने बताया कि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते थे, मैं भी रहा हूँ यहाँ पर, तो वो कोविड के जस्ट पहले गुजर गए। तो मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर दोनों विदेश में हैं। उनसे बात करके मैंने सोचा कि बजाय इसको बेचने के, क्योंकि मैं गोमती नगर में एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, ये हुआ कि इसको एक छोटा मोटा आर्ट सेंटर बना दिया जाए। तो इसको मॉडिफाई करके एक जगह निकाली हम लोगों ने। यहाँ पे शायरी की महफिल, नशिश, लिटरेचर, थिएटर, ये सब के बारे में बीच बीच में गैदरिंग होती है, और जो लोग इस स्टूडेंट को बुलाते हैं, हम लोग यहाँ कभी कुछ बैठते हैं। और अभी आप देख रही कि मोटा मोटा मेरा जो आर्ट का कलेक्शन है, तो सर ने जो सारी की सारी दीवारें हैं प्रॉपरली हैंड पेंटेड, ये सारी तो ये सब आप जो ये अभी देख रहे हो, ये सिनेमा अगर हैदराबाद से मैंने लिए थे 2004-2005, इसमें उनका फोटोग्राफ भी है। और इसके अलावा तमाम और पेंटर्स की यहाँ पे मधुबारी की पेंटिंग है। तो एक छोटा सा कमरा और है, तो एक ये छोटा कमरा और है, यहाँ पे भी मेरे चिनाई की दोस्त पेश कर सकती हैं पेंटिंग है, ट्राइबल आर्ट। और एक छोटा सा ऑफिस भी है यहाँ मेरा, बहुत कम आता हूँ मैं वैसे तो यहाँ पे। और एक स्टूडियो भी है, यस, छोटा सा स्टूडियो है, बहुत अभी इसमें तो रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन बस ये है। मैं सब देख रहा था, एक दीवार नहीं है इस पूरे घर में जहाँ पर कोई आर्टवर्क ना हो। इवन सर ने हमें ऊपर रुकने के लिए जो कमरा प्रोवाइड कराया था, कल मैं देख रहा था, उसमें भी ऑलमोस्ट हर दीवार पे कोई ना कोई जो है, कोई पेंटिंग या कोई आर्टवर्क। बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, लेकिन जो कलेक्शन है यस, वो और सारे तो डिस्प्ले नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं बीच में। यस, मेरी कोई आर्ट में फॉर्मल ट्रेनिंग एजुकेशन कुछ नहीं है। एक
एब्स्ट्रैक्ट और आर्ट से खास करके लोगों को थोड़ा डर लगता है, हाँ समझ में नहीं आता ये क्या चीज है। ये बहुत पहले मुझे किसी ने समझा दिया कि इसमें समझने का कुछ नहीं है, आप देखिए और आपकी जो समझ आए वही आपकी इस पेंटिंग की समझ है, इसको एंजॉय करने की चीज है। और ऐसी कुछ घर पे भी मेरी लगी हैं पेंटिंग, तो मेरी ज्यादा फेवरेट है। सुबह उठ के चाय पीते समय अगर कोई एक बार देखिए तो बड़ा एक इमोशन सा महसूस। यस। तो सर एक सवाल मेरे को इसी से पूछना था, ये काइंड ऑफ पर्सनल चीज भी है। अभी आप इन चीज को आगे कैसे बढ़ना चाहते हो, आप इसका एक्सपेंशन सोच रहे हो या किसी को और एक काइंड ऑफ ज्यादा सैचुरेटेड? जी मन में है, अभी चूंकि और एंगेजमेंट्स हैं, एजेंसी है, राइटिंग है, ये सारे दिखता हूँ साहब। यस यस यस। कॉन्क्लेव वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, रेल स्नैकिंग का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, एक तो एडिटर में बोल पे हूँ, और इस तरह के दो और सोसाइटी तमाम काम और हैं। वो धीरे धीरे जब कम होंगे तो यहाँ पे आगे क्या करना है ये मन में है। मान लीजिए मेरे पेरेंट्स की रिपोर्ट है, तो यहाँ रहते थे 2 महीने 1.5 महीने के इंटरवल पे दोनों गुजर गए थे। मामा मेरी दिसंबर 19 में और फादर फरवरी 20 में कोविड के पहले। उनकी याद में चला रहे हैं, जरूर आगे बढ़ाएंगे। यस, बहुत अच्छा लगा सर देखिए, और सबको बताना चाहूंगा, आपने शायद देख लिया होगा, वीडियो में आ ही गया होगा, वी आर हियर टू टॉक विद सर ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स। और अभी इस वीडियो के अंदर आप आगे जो देखोगे वो सर के साथ एक जो बात हम करेंगे एक लंबी सी, वो होगी, तो जरूर वीडियो एंड तक देखें, शेयर करें, और सर को जो है जहां पर भी वो अपना कंटेंट आज शेयर करते हैं उस चीज को जाकर आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। तो वी विल गो ऑन टू द पॉडकास्ट। हिस्टोरिकली कुछ ऐसे बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं जो कल्चरल चेंज ले आते हैं। कभी कोई मूवी अगर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो डायलॉग लोगों के रोज के कॉन्वर्जेशन में आ जाता है। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो वो नाम बना लेती है हमारे रोज के बातों के अंदर। वैसे ही डेवलपमेंट की जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पे रेलवेज देश का इंपॉर्टेंट हिस्सा तो है, लेकिन कम माइलस्टोन्स रहे हैं जो रेलवे को कल्चर के अंदर का हिस्सा बना पाया है। हमने बहुत दशकों पहले राजधानी जैसी ट्रेन्स के बारे में सुना जो आज भी फेमस है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा इवेंट हुआ जिसने कल्चरल शिफ्ट ले आया देश के अंदर, तो वो थी वंदे भारत एक्सप्रेस। आज वंदे भारत एक्सप्रेस एक ट्रेन नहीं है, उसके खिलौने बनते हैं। लोग सर फेस्टिवल्स के दौरान उसके मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, बच्चे उसकी ड्राइंग्स बनाते हैं, और कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट जब हम भी करते हैं रेलवेज के लिए या किसी एजेंसी के लिए, तो वो चाहते हैं कि उनके शॉट में वंदे भारत ट्रेन ही दिखे। और वो चेंज जो है, उनके पीछे जो जनक है वंदे भारत ट्रेन के, वो है सुधांशु मणि सर। वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज अच्छे से बात करेंगे सर के साथ, कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी, और रेलवेज के बारे में जो हमें क्यूरियोसिटी लगी ही होती है उसके बारे में तो बात करेंगे। सर मैं यहाँ पे जो शुरुआत में एक चीज़ मुझे बोलनी है वो कुछ इवेंट्स के बारे में है जो रिसेंट में घट रही है। हालांकि एक थोड़ा नेगेटिव पार्ट हम स्टार्टिंग में कवर कर रहे हैं, बट आई थिंक वो पहले हो जाना चाहिए। लास्ट 15-20 डेज के अंदर सर आप जानते हो कि कुछ ना कुछ डीरेलमेंट हो रही है, कहीं पे कुछ इशू आ रहा है, और ये घटनाएं बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट सर ने एक कोट लिखा था अपनी बुक के अंदर, वो स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर बोलना है। सर आपने एक कोट किया था गॉर्डन लिंसे का, आपने लिखा था, इंजीनियरिंग इज अ ग्रेट प्रोफेशन, द लायबिलिटी ऑफ अ इंजीनियर कंपेयर्ड टू मैन ऑफ अदर प्रोफेशंस is that he is out in the open where all can see them. His acts, his step by step are in hard substance. He cannot bury his mistakes in grave like doctors. He cannot argue them into thin air and blame the judge like lawyers. He cannot, like architects, cover his failures with trees and vines. He cannot, but like politicians, screen his shortcomings by blaming the opposition and hope the people will forget it. The engineer simply can't deny it. If his work do not work, he is damned. ये हुवर साहब एक हुए थे, प्रेसिडेंट थे। Yes. ये उनका कोट है। Yes. और इनके नाम पे हुवर डैम भी है। Yes. और ये कोट मुझे बहुत ही पसंद है, बिकॉज ही स्टार्ट्स बाय सेइंग दैट इंजीनियरिंग इज अ ग्रेट प्रोफेशन। कहने का ये मतलब है इनका कि आप जो बनाओगे वो सबके सामने होगा, और अगर अच्छा नहीं बना तो यू आर डैम्ड। Yes. अच्छा बना और आपके अपने फेलो इंजीनियर्स का एक्कोलेट्स आपको मिला, देन योर डे इज मेड।
और जैसे एग्जांपल उसने दिया कि डॉक्टर की तरह आप अपनी चीज को दफना नहीं सकते। क्या वो जमीन के 6 फीट अंदर बेरी नहीं कर सकते। ये तो सर सवाल ये था कि यहाँ पे इंजीनियरिंग का रोल बहुत बड़ा है ना रेलवेज में, और ये चीज़ें हो रही है, बट वी आर सीइंग कि लाइक कहाँ पे ब्लेम किसका है या ब्लेम नहीं है, मशीन फेलियर है, कई लोग तो सैबोटाज भी कह रहे हैं, अभी वो अटकलें लगना शुरू हो गए। वेयर डू यू थिंक द लैग इज कमिंग, और इज दिस जस्ट अ वेरी बिग एंड अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस? दी एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं बेसिकली। देखिए ये वक्त ये नहीं है कि मैं ये बोलूं, लेकिन रियलिटी ये है कि रेलवे के एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। 10 साल से पहले अगर आप जाइए तो साल में जितने एक्सीडेंट होते थे उसमें 600-700 लोग मारे जाते थे। अब ये नंबर घट के 50 के आसपास आ गया है, 50 से नीचे। ये बालासोर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया मृतकों की संख्या के हिसाब से, तो थोड़ी स्टैटिस्टिक बिगड़ जरूर गई, लेकिन बाय एंड लार्ज नंबर कम हुए हैं एक्सीडेंट्स के भी और फेटलिटीज के भी। तो यहां मैं कुछ डिफेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि डेटा की कोई बात होनी चाहिए, और न ये बात होनी चाहिए कि इस सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया। ये सब बेकार बात है। बात ये है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी और टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं कि आप 0 एक्सीडेंट की तरफ जाएं। यस, 0 फेटेलिटी, 0 एक्सीडेंट, ये आप एम रख के अगर चलेंगे तो ठीक है, कुछ हादसे तो होंगे, लेकिन एक ट्रेजेक्ट्री आपकी सही होगी। और ज्यादा जो एक्सीडेंट आपको लग रहे हैं वो इसलिए कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि कोई छोटा मोटा डिरेलमेंट भी छिपता नहीं है। पहले भी कोई छिपाने की बात नहीं होती थी, लेकिन वो पब्लिक के सामने नहीं आता था। डिरेलमेंट कॉमन चीज है, बहुत कॉमन। मैं एडीआरएम था देखिए सिकंदराबाद में, हैवी डिवीजन है वहाँ, हैवी गुड्स और हैवी पैसेंजर दोनों है। मतलब इस मामले में थोड़ा यूनिक डिवीजन है वहाँ पे। कोचिंग भी स्ट्रांग है काफी और फ्रेट भी स्ट्रांग है। तो वहाँ 2 एडीआरएम थे और हम लोग के बीच में बटा हुआ था कि 15 दिन एक एडीआरएम जाएगा साइट पे और 15 दिन एक। तो उस 15 दिन में कम से कम 3 से 4 विजिट तो हो ही जाती थी। ये 2004 से 2006 की बात है, केवल एक डिवीजन की। तो भारतीय रेलवे में अगर हर दूसरे तीसरे आपको कोई डिरेलमेंट सामने आ रहा है तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि एक्सीडेंट बढ़ गए। लेकिन फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट आई मेड, इस समय डेटा पे जाना ये एक नाहक बात है। आप ये देखिए कि क्या आपकी ट्रैजेक्टरी 0 एक्सीडेंट की तरफ है, तो दुख की बात है कि वो नहीं है। मैं छोटा एग्जांपल देता हूं, कवच। इस सरकार ने 3 साल पहले अनाउंस किया कि एज अ प्रेफरेंस ओवर ETCS लेवल 2 इंपोर्टेड सिग्नलिंग सिस्टम हम कवच की तरफ जाएंगे। कवच कोई सिर्फ एक एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सिग्नलिंग सिस्टम है जिसमें एंटी कोलिजन इसका एक कंपोनेंट। वेल एंड गुड, अगर सरकार को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये इंडिजिनस सिस्टम मैच्योर हो चुका है, रिलायबल होगा और सेफ्टी और कैपेसिटी दोनों इंप्रूव होगी, आई टोटली सपोर्ट दिस डिसीजन, क्योंकि ये इंडिजिनस प्रोडक्ट है, बड़ी बात है। लेकिन दुख ये है कि ये डिसीजन लेने के बावजूद और फंड्स की कोई कमी नहीं होने के बावजूद, फंड्स की आजकल कोई कमी नहीं है, कैपेक्स रेलवे में 5 गुना हो गया है, 40-50 हजार करोड़ से 2.62 लाख करोड़ पहुंच गया है। यस, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही है? एक भी किलोमीटर ऐड नहीं कर पाया आप पिछले 3 साल में। दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई सैंक्शन हुए सालों हो गए, हम सुनते रहते हैं कि यहाँ इस सेक्शन में यहाँ लग गया, अहमदाबाद मुंबई के बीच यहाँ लग गया, एंड सो ऑन, इलाहाबाद डिवीजन में इतना हो गया, लेकिन एक भी किलोमीटर आप ऐड नहीं कर पाए। तो ये तो मैं फेलियर मानता हूँ सरकार का। सो बट सर, ये इनएफिशिएंसी या ये इनकॉम्पिटेंसी का मतलब बीच में जो चीज अटका रही है वो क्या है? तो मैं कोई अब हेम पे तो हूं नहीं कि मैं आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर दे पाऊं, पर मैं जो समझता हूं, सरकार का फोकस जितना होना चाहिए इस डायरेक्शन पे नहीं है। क्योंकि जब फोकस होता है तो काम अच्छे से होता है।
फोकस थोड़ा स्टेशन रीबिल्डिंग, वंदे भारत, ये सब पे ज्यादा हो गया। अगर इस सेफ्टी को टॉप फोकस में आप लाएं तो मैं समझता हूं कि एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत तेजी से होंगे। यस। और बालासोर के बाद भी वो फोकस शिफ्ट नहीं हो पाया है, दुख की बात है। तो मैं मानता हूं कि पैसे की कमी है नहीं, कॉम्पिटेंस की कमी है नहीं, इंडस्ट्री का सपोर्ट है। तो आप फोकस शिफ्ट करिए और ये मान के चलिए कि हमें करना है। मैं तो समझता हूं कि अगर आप बिजी रूट ले लें, 69,000 किलोमीटर में आप आधा उसका 35,000 किलोमीटर मान लें, जो हमें वॉच में कन्वर्ट करना है एक्सीडेंट सेफ्टी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो अगर आप हर साल 4,000 किलोमीटर भी करेंगे तो आपको 9 साल लगेगा। इवन उस स्केल पे जाने के बाद भी 4,000 पर ईयर अगर करेंगे तो 9 साल लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम 4,000 किलोमीटर पर ईयर पे तो पहुंचे। आप 500,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है जिसको पूरा करना होगा। इसके बेनिफिट बहुत है। देखिए, दुनिया में कवच का इक्विवेलेंट कोई सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम पे काम करता है। इसमें ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट सिर्फ RFID है, बाकी टावर और कंट्रोल रूम में जो इक्विपमेंट है वो है। ये सिंप्लीफाइड सिस्टम है ETCS लेवल 2 के मुकाबले। यस। और सस्ता है, उससे 3-4 गुना, बल्कि ज्यादा सस्ता है। तो अगर आप ये सक्सेसफुली अच्छा डिप्लॉय करेंगे तो ऐसी कंट्रीज यूरोप के बाहर की जो पे कर सकती हैं लेकिन उनके पास ये ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो दे मे प्रेफर टू बाय योर कवच सिस्टम प्रेफरिंग ओवर ETCS लेवल 2। तो एक्सपोर्ट का भी एक अच्छा रास्ता खोलने की इसमें गुंजाइश है। तो मैं समझता हूँ इसमें टॉप फोकस पे काम होना चाहिए। सर, ये आपने लास्ट में एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली बात की, मैं थोड़ा यहाँ पे ना फ्लो उसी तरफ ले जाना चाहूँगा। इन योर बुक यू हैव मेंशन्ड अबाउट लॉबीज, प्रेशर ग्रुप जो रेलवेज में काम करते हैं और एक्सपोर्ट करवाने के इंटेंशन से भी लॉबी ग्रुप्स एग्जिस्ट करती है। वो ज़रूरी नहीं है कि बस एक पर्टिकुलर ट्रेन सेट के लिए हो, लेकिन कई दूसरे सिस्टम्स में, इनफैक्ट सर रेलवेज के बाहर भी हम जहाँ पे जाते हैं हमने भी कुछ कुछ जगह पे ऑब्जर्व किया है कि वो होता है। डू यू थिंक कि वो जो एक चीज़ है अभी भी बची हुई कहीं ना कहीं पे कई सारे अलग अलग गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये हमारे इनोवेशन को, या अगर इनोवेशन होता भी है तो उसको ग्रो करने से पीछे रोक देती है? बिल्कुल अभी भी है। उसके 2 कारण हैं। एक तो देखिए, जब बड़ी डील एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट नहीं बल्कि इंपोर्ट की होगी तो उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो लगते ही है, उनका फायदा होता है, वो तो है। दूसरा, एक बहुत लोगों में ये बिलीफ है कि हम लोग बहुत पीछे हैं और हम लोग खुद बनाने जाएंगे तो बहुत वक्त जाया होगा और हमें बनी चाहिए बाहर से लाए तो अच्छा रहेगा रेलवे। ये एक थिंकिंग उनकी है। कुछ एरियाज हैं जहाँ ये हो भी है भी, जहाँ हम बहुत दूर हैं किसी डेवलपमेंट में, गैप बहुत ज्यादा है। तो जहाँ पे एब्सोल्युटली एसेंशियल है, जैसे हाई स्पीड रेल की ट्रेन अभी इंडिया में नहीं डेवलप हो सकती, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जहां आप कर सकते हैं या आप करने के नजदीक हैं, 20-30% का गैप है, उसमें अपनी टीम को इनकरेज करना कि आप इसको खुद बनाओ, इसमें बहुत मेरिट है। वंदे भारत यही थी। तो इसमें आत्मनिर्भर भारत की बात तो हो रही है, लेकिन जो इसकी स्पिरिट है, वो स्पिरिट ये है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से काम नहीं होगा। आज जापान जहां पहुंचा है पिछले 60-70 साल में, और चाइना जहां पहुंचा है पिछले 20 साल में, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बल पे नहीं पहुंचा है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बस पे पहुंचा है। तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट देश में हो, इसको सपोर्ट करने का काम सरकार का है, क्योंकि सबसे बड़ी स्पेंडिंग देश में कोई करता है तो सरकार करती है। आप कैपेक्स देखिए 11-12 लाख करोड़, इसके अलावा इतना बड़ा बजट। तो सरकार को ये देखना होगा कि किस एरियाज में अपनी चीजें डेवलप करके, जहां अभी हम नहीं हैं, गैप भी है, पहुंच सकते हैं। ये थिंकिंग बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती। एग्जाम्पल है, आप RRTS और मेट्रो वगैरह देखिए, अच्छी चीज है, लेकिन इंडिजिनस डेवलपमेंट, इंडियन प्रोडक्ट
पिछले 20 साल से मेट्रो यहाँ चल रही है, पर कोई इंडियन मेट्रो ट्रेन है नहीं, कोई इंडियन आरआरटीएस ट्रेन है नहीं है। ये एल्स्टम की है और बाहर के देशों की है, रोटेन की है। हमारा प्रोडक्ट भी है, मैन्युफैक्चर जरूर कर लेते हैं यहाँ, तो ऐसा क्यों नहीं है? आप जो इन लोगों से खरीद रहे हैं जरूर खरीदिए, उनकी क्वालिटी भी अभी आगे है, उनकी टेक्नोलॉजी आगे है, लेकिन आपकी अपनी टेक्नोलॉजी, अपना प्रोडक्ट सामने कब आएगा? जब आप उसे इनकरेज करेंगे। ऐसा कोई इनकरेजमेंट इन एरिया में नहीं है, बल्कि एक वॉल है जो आप ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब जो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, द फील्ड इज स्क्यूड इन फेवर ऑफ मल्टीनेशनल्स। Whereas सरकार का काम है कि इसको इंडियन कंपनीज की तरफ, इंडियन प्रोडक्ट की तरफ स्क्यू करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा प्रोडक्ट किसी इंडियन कंपनी पे डाल दें, पर शुरुआत तो कहीं होनी चाहिए। तो अभी वो नहीं, अब टीटागढ़ एक कंपनी है जो जिसके एक्विजिशन के थ्रू, फिरमा के एक्विजिशन के थ्रू, यू कैन से इट्स द फर्स्ट इंडियन मल्टीनेशनल इन दिस फील्ड। भी कंपनीज है, वंदे भारत में सारा प्रोपल्शन जिसने दिया है वो कंपनी है। इन लोगों को, सरकार को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना चाहिए कि इंडियन प्रोडक्ट्स मेट्रो में, आरआरटीएस में और एरिया में सामने आए। उल्टे ऐसी चीजें सुनाई देती हैं जो कि होने वाली नहीं है, केवल एक हाइप। मेट्रो और आरआरटीएस में तो आप आईसीएफ को क्लियर नहीं करते, वो सप्लाई कर सकता है। आप बात कर रहे हो कि जापान के साथ आपका शायद ये नेगोशिएशन ठीक से नहीं हो पाया, बहुत महंगी वो ट्रेन देने की बात कर रहे हैं HSR में। तो बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर की गुडविल यूज करके उसको नेगोशिएट करके आप इसको सही प्राइस पे लाएं, वो तो शायद अटेम्प्ट हो भी रहा होगा, मुझे पता नहीं। अब आप अनाउंस कर रहे हैं कि हम खुद अपनी ट्रेन बना लेंगे 250 वाली जो, और मजा देखिए कि कह रहे हैं कि 24-25 में तो ये तो एक जोक है। एक ये जोक है। आप वंदे भारत में 6 साल में कोई टेक्नोलॉजी का 0 इंप्रूवमेंट किया आपने। आप केवल उसकी थोड़ी इधर कोई फिटिंग लगा दी, उधर कोई फिटिंग लगा दी, उसको गाते रहते हैं। एक स्लीपर ट्रेन तो आपने आज तक बनाई नहीं, इस साल आएगी कहते हैं। तो रियलिटी से दूर मत भागिए। आप अभी HSR बनाने का काम देंगे, वो भी 250 से नीचे 240 किलोमीटर की, तो आईसीएफ बना लेगा। इंकरेजमेंट दीजिएगा, अच्छी ट्रेनिंग दीजिएगा, कमिटमेंट तो बनाएगा, पर 3 से 4 साल लगेंगे इसमें। आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं है, और अच्छे से होना चाहिए। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ गलत करें, आप कराइए, लेकिन आप कहिए कि इस साल बना दो, तो ये तो हद हो गई। मतलब कोई मतलब ही नहीं है। और इस धमकी से जापान वाले डरने वाले नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये नहीं बना पाएंगे। तो ये पर्पसलेस हाइप जो पैदा होती रहती है, इससे काम नहीं होगा। अपनी टीम को बिल्कुल इनकरेज करिए, लेकिन उनको एक रियलिस्टिक टारगेट दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको फ्रीडम दीजिए, करके लाएंगे। तो ये सब दुख की बातें हैं थोड़ी। आत्मनिर्भर की ट्रू स्पिरिट सरकार को पकड़नी चाहिए, जिससे भारतीय प्रोडक्ट डेवलप। एक सर मुंबई में कोट ऐसे स्लैंग की तरह यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते ऐसे। तो ये अच्छा आपने बताया, मैं भी यूज करूंगा इसे। तो यहाँ पर सर कहीं ना कहीं पे जब आप बात कर रहे थे ना ये वाली, तो मेरे मन में वो चल रहा था कि सोशल मीडिया पे, स्पीचेस में, इवन इनसाइड द पार्लियामेंट हाउस, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया हम बोल रहे हैं, काम भी हो रहा है पहले से ज्यादा, बट आपके सामने अपॉर्चुनिटी पड़ी है और वो हम ग्रैब नहीं कर पा रहे। और ऐसी भी नहीं है कि कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने सर जैसे आपसे भी एक बार बात हुई थी तो हमने कहा था एक नॉर्मल ट्रेन से वंदे भारत, कई लोग तो बस बिना, हाँ बस ऊपर से ये कर दिया आपने, चेंज कर दी, बट मैंने सौरभ ने नीचे से वो ट्रेन जाकर इंटरनली देखी है। वी बोथ आर मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑल्सो, तो हमें पता है कि वो एक्चुअली एक लीप ऑफ इनोवेशन है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और वो आप जहाँ पर छोड़ के गए वहां से वो फिर वो बस वो अटक गई, वैसे वो चली गई। मतलब एक तो आपने वंदे भारत को बोलना शुरू कर दिया कि ये एकदम वर्ल्ड क्लास है, और बुलेट ट्रेन से कंपेयर करने लग गए। एक्सेलरेशन बड़ी डिफीटेस्ट बात है। 1964 में, और राजधानी 1964 में बुलेट ट्रेन 210 जापान ने चलाई, शिनकानसेन। अब आपने 180 किलोमीटर की ट्रेन बनाई है 2018 में, और आप कहेंगे ये बुलेट ट्रेन के बराबर
बराबरी कर रही है, इसका मतलब आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, आपने सोच लिया कि यार हमने बुलेट ट्रेन बना ली। Yes. मैं और क्या कहूँ, यही कहूंगा ना। सर आपने ऐसे हो रहा था कि आपने एक विजन दिया था बट गवर्नमेंट ने उसको मार्केटिंग मटेरियल की तरह ले लिया। ठीक है, चलिए, मार्केटिंग मटेरियल से मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किसी ट्रेन की वजह से वोट मिल सकते हैं, लेकिन अगर यूज किया गया कोई बुराई नहीं है, वो ठीक है। लेकिन आप बस उसी में खो जाइए और फर्दर इम्प्रूवमेंट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। बहुत ये कटु सत्य है। ये स्लीपर वर्जन 5 साल पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब आप जो वंदे भारत आपकी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चलाएं। आज की डेट में जो मैंने लास्ट चेक किया था, 3 20 कोच, 2 16 कोच और शायद 13 8 कोच की ट्रेन खड़ी हैं जो आप चला नहीं रहे। ये 1500 करोड़ के एसेट हैं जो अभी तक सर्विस में नहीं लाए गए। या तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्लाइंटेल नहीं मिल रही, कहाँ चलाएंगे, या जो भी वजह हो, लॉन्च करने में शायद आपको डर लग रहा है क्योंकि इधर बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि सरकार से वंदे भारत पे ध्यान देती है, गरीब आदमी जैसे ट्रेवल करता है उस पर ध्यान नहीं देती। जो भी कारण हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक समय आना था 40-50 शताब्दी के इक्विवेलेंट को रिप्लेस करने के बाद, जब आपको डे ट्रेन में ये वंदे भारत का फेयर कितना 1.3 1.4 टाइम्स एसी के, तो इसमें क्लाइंटेल मिलने में मुश्किल हो। तो आपको वो पता था, ये नहीं कोई छुपी बात नहीं थी। इसलिए आपको था कि ये 50-60 ट्रेन होने के बाद आप ट्रू ओवरनाइट ट्रेन की तरफ जाएं। एक तो 160 किलोमीटर का ट्रैक तैयार करें, उसमें बहुत लेट हुआ है। ट्रेन हम लोग ने इस विजन से बनाई थी कि 160 किलोमीटर के सेक्शन में चलेगी। उस समय सिर्फ दिल्ली भोपाल के बीच में छोटा सा स्ट्रेच था, और आ जाएंगे और उनमें चलेगी तो अच्छा खासा ट्रैवल टाइम कट डाउन होगा। तो चलिए, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन ट्रेन का अच्छा है, ट्रैवल टाइम अभी भी आप कट कर ले रहे हैं, उतना नहीं जितना टारगेट था। तो ट्रू ओवरनाइट का मतलब हुआ अब आप दिल्ली मुंबई अगर आप 13 घंटे में पहुंचा दें, यानी कि अगर रात के 7:30 चलिए, अगले दिन 8 सवा 8 तक पहुंचा दीजिए, तो ये ट्रू ओवरनाइट इस तरह हुई कि कोई दिन का टाइम किसी भी बिजनेसमैन का या और ट्रैवलर्स का वेस्ट नहीं होगा दोनों तरफ। अभी आप 5 बजे चल के अगले दिन 9 बजे इस तरह का कुछ वक्त है, तो आधा दिन समझिए थोड़ा वेस्ट होता है। तो अच्छी क्लाइंटेल मिलेगी, बहुत लोग एयर के ट्रैफिक की वजह इसको प्रेफर करेंगे। स्लीपर वर्जन ऐसा चलाएं आप, तो ये बहुत पहले इसको आना चाहिए था। चलिए, अब ऐसा सुना जा रहा है कि ये इस महीने या अगले महीने तक बाहर होगी, टेस्ट होके शायद इस साल के एंड तक कमर्शियल सर्विस में आ जाए, ऐसा सुन रहे हैं। लेकिन ये कमी रह गई, तो बंद करूंगा इसमें बुलेट ट्रेन से कंपेयर करना और ये सब नाहक बातें थी। आपको देखना है कि आप नियर वर्ल्ड क्लास बनाया आपने। मैं तो कभी वर्ल्ड क्लास बोलूंगा नहीं, उसमें कमियां थी, पहला अटेम्प्ट था, जैसा आपने कहा एक विजन था, उसको निरंतर इम्प्रूव करने की जरूरत थी। उस तरफ नहीं ध्यान दे के हाइप बिल्ड करनी शुरू कर दी कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया और ये वर्ल्ड क्लास बन गया। ऐसे फिर वर्ल्ड क्लास नहीं बनेगी। आपको मानना पड़ेगा कि आप कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है, उसके लिए क्या करना है। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेते हैं। लाइट चली गई? लाइट चली गई, आ जाएगी। नहीं आई, नहीं आ गई, जस्ट गई है। हाँ अच्छा, वो थोड़ा टाइम लेगा आने में। कोई बात नहीं। तो सर यस, हाँ आवाज साउंड आया उसमें से। स्टेबलाइजर ट्रिप हो गया क्या? नहीं, ट्रिप नहीं हुआ, वो 2 मिनट लाइट था। ओके, लाइट तो आ गई है, ऑन है ना? नहीं अपने आप नहीं चला, थोड़ा टाइम लेता है शायद, इससे चालू होगा। हाँ हुआ, फ्लिप हुआ ना? हाँ चलो ठीक। थोड़ा सर यहाँ से हम ना गवर्नमेंट के अंदर वर्क कल्चर के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। मैं स्पेसिफिकली सर जो सवाल उठा रहा हूँ ना, आपके साथ हमने पहले भी
कई बार बातें की है, आपने कई हाँ, जगह ये पे सब और बातें पहले भी हुई पहले होंगी। भी हुई है। तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा जो मुझे नहीं लगता आपने अब तक पब्लिक हाँ, में बुक के ठीक है, अलावा कहीं और ठीक है। की है। एक आपका एक सेक्शन है अभी तक सर। जो बात कही मेरे समझ में आ रही है ना, हाँ, हाँ, ऑब्वियसली सर, बहुत और ये इंटरेस्टिंग क्या है। मतलब है वर्ल्ड क्लास यार? मैंने बनाई, मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास नहीं है, आप कह वर्ल्ड क्लास। ये क्या राइट, बात है? इस तरह कभी बनेगा? यस। कितने शर्म की बात है यार, 6 साल में हुँ, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रहा। अब तक तो एक चलो खैर, बहुत बड़ा वर्ज़न आ जाना चाहिए था। कितना कुछ हो सकता है। यस। सर आपने एक चीज़ मेंशन की है अपने एक सेक्शन, एक अच्छा खासा लंबा सेक्शन है वो। आपने कहा जब आप आईसीएफ में गए थे तो आपने ऑब्जर्व किया कि बहुत जगह पे कोई छोटी मोटी चीज़ भी अगर थी तो वहाँ पे फ्लैग्स लगाए गए थे हम्म, इनॉग्रेशन के। वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, जो जो भी थे वहाँ पे उस समय पे, उनके नाम थे। और आपने मोर देन आई थिंक अराउंड 130 और समथिंग, सॉरी 540 540 फ्लैग्स सर ने निकलवाए। नहीं निकलवाए, 160, ठीक है, अच्छा, निकलवाए 160 160 कुछ। लगाए, जो काम हाँ, हुए जिनमें लगे वो 540 थे। राइट। और सर ने इतने रूल्स भी बनाए थे कि फॉर एग्जांपल गेस्ट अगर कोई आएगा तो वो या तो रिटायर्ड होने चाहिए और या कोई रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट सोशल पर्सनालिटी होनी चाहिए। काम करने के तरीके, विमेन जो काम करती है आईसीएफ में उनको किस तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बहुत सारे कल्चरल शिफ्ट लाए और उनमें से कुछ कुछ चीज़ें मुझे खुद नहीं पता मुझे मेंशन करनी चाहिए या नहीं। आपको बुक अगर आप पढ़ोगे तो आप शायद कि आपको शायद शॉक बैठ सकता है कि इस तरीके के काम होते थे इन वर्किंग। सो वेयर डू यू थिंक इन गवर्नमेंट एंटिटीज ये वर्क कल्चर आ गया इस तरीके का कि जो आपका मेन काम है जिसके लिए आप को सैलरी मिल रही है उससे शिफ्ट होकर आपकी बहुत सारी एनर्जी दूसरी तरफ चली गई। एंड वेयर डू यू थिंक कि एक मेजर हैमर की जरूरत है ताकि ये जो बेंड आ गया है वो स्ट्रेटन हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी जो समझने की बात है, हम्म, जो हम लोग का मिसफॉर्च्यून रहा है, हम लोग वी वर गवर्न्ड बाय कॉलोनियल पावर। तो उनकी, और उस समय ठीक है एजुकेशन की कमी थी भारत में, जो भी सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन कॉलोनियल पावर की थिंकिंग ये थी कि ये ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं, ये कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, पर चूंकि इनका देश है इनको यूज तो करना ही है। तो जब भारतीय लोग पोजीशन ऑफ पावर में आने लगे तो उनको ट्रस्ट नहीं करना था, तो एक सिस्टम ऑफ मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। यानी कि तमाम रूल्स रेगुलेशन ऑडिट विजिलेंस से उसको घेरा गया जिससे कि वो कंट्रोल में रहे। तो चलिए, वो एक कॉलोनियल थिंकिंग थी। दुख की बात यह है कि आज 75 साल हो गए आजादी के, लेकिन वो सिस्टम डिमोलिश नहीं हुआ है। अभी भी सरकारी सिस्टम और वो प्राइवेट सेक्टर में भी आ गया है, रब ऑफ हो गया है। Executives and everyone works in a system of mistrust and distrust. अब टाइम आ गया है कि आप ट्रस्ट से चलिए। देखिए, डिस्ट्रस्ट 75 साल में करप्शन क्या कम हो गया? बढ़ा है ना? राइट। सब जानते हैं बढ़ा है। इसका मतलब इस सिस्टम से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब आपका वक्त आ गया कि आप कंप्लीट ट्रस्ट पे जाइए, क्योंकि मैं मानता हूं कि बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स वांट टू डू गुड। उसमें कुछ ठीक है, डार्क हॉर्सेस दूसरे तरह के लोग होते हैं, तो उससे होगा ये कि करप्शन भी कम होगा, बढ़ेगा नहीं, और चीजें डिलीवर होंगी। कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे करप्शन में, वो ठीक है, दैट्स अ कोलेटरल डैमेज, एक्सेप्टेबल, बट ज्यादा फायदा होगा, एक तो करप्शन होगा और कम होगा, और चीजें, सबसे बड़ी बात, डिलीवर होंगी। एग्जाम्पल इसका मैं आईसीएफ से ही देना चाहूंगा। तो हम लोगों ने अपने ऊपर लिया कि भाई मेरे रिटायर होने के पहले ट्रेन निकल जाए, नहीं तो पता नहीं प्रोजेक्ट अबैंडन हो जाएगा। तो हमें कुल 21 महीने मिलते थे काम करने के लिए, कॉन्सेप्ट से लेकर डिलीवरी, बीच में डिजाइन, इंजीनियर, मैन्युफैक्चर, टेस्ट, प्रूव आउट। तो हमेशा किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में, स्पेशली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में और स्पेशली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में, सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा इशू होता है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी आउटसोर्स्ड एंड प्रोक्योर्ड, और वो हमेशा आड़े हाथों आते हैं एग्जीक्यूशन में। एक डिसीजन मैंने लिया कि
जो चीफ डिजाइन इंजीनियर हैं मैकेनिकल के और चीफ डिजाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के, दो बड़े कॉम्पिटेंट हमारे अफसर थे कि भाई यू आर द लास्ट वर्ड, क्या चीज किससे डेवलप करानी है, कहाँ से खरीदनी है, सिंगल टेंडर करना है, दो लोगों के पास जाना है, मल्टीपल टेंडर, एडवर्टाइज टेंडर, मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, जो आप डिसाइड करो वो फाइनल है। जीएम, एचओडीज, ऑल अदर ऑफिसर्स, वेदर इन सप्लाई चेन, स्टोर्स और फाइनेंस, जितने लोग हैं सब रबर स्टैंप है। कागज का पेट भरने के लिए हम ठप्पा लगाएंगे, लेकिन उनको ना करने का हक नहीं है। यही दो आदमी हैं जो फाइनल। तो इसका इतना, और दोनों बड़े अच्छे अफसर थे, इसका इतना फायदा हुआ कि सप्लाई चेन कभी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आई। बाद में ट्रांसफार्मर की वजह से डिले हुआ थोड़ा बहुत, ऐसे तो होना था थोड़ा बहुत, कहीं नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज सप्लाई चेन की वजह से कोई डिले नहीं। ये है पावर ऑफ ट्रस्ट। ये राइट फ्रॉम द टॉप, ये नो हैज टू फ्लो दैट ऑल एग्जीक्यूटिव्स इन गवर्नमेंट एंड लोअर लेवल हैव, आपने उसको उस पोजीशन पर बैठाया है, अब आप उसको पूरे ट्रस्ट के साथ ट्रीट करिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा हैंगओवर, जो कॉलोनियल हैंगओवर है, अब चूंकि वो ओवरलॉर्ड थे और हम लोग एडमिनिस्ट्रेड लोग थे, सब्जेक्ट थे, तो जो सरकार में आए, केवल रेलवे नहीं हर जगह, वो समझिए वो इन अंग्रेजों के ऑल्टर ईगो बने। वो एडमिनिस्ट्रेटर्स और एडमिनिस्ट्रेट के बीच में एक बड़ी भारी बाउंड्री लाइन, वॉल क्रिएट हुई। फ्यूडल मेंटालिटी, प्रोप्राइटी, हायरार्की, प्रोटोकॉल आज भी है, आज भी है, बहुत कम हुआ है मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से तो वैसे ही बरकरार है। तो ये दो चीज, और भी बहुत सी चीजें थी, एक कल्चर बदलने के लिए मेरे मन में ये था कि दो चीजें, ये जितना हो सके, मैं तो नहीं कहता कि बहुत कोई मूल चूल परिवर्तन कर दिया हो मैंने, तो इन दोनों की तरफ कितना काम हो सके, ये मेरा अटेम्प्ट था। इसीलिए ये जो ये था कि भाई एक जो सिंबोलिज्म भी है प्रोटोकॉल में, कि आप बड़े अफसर के रूम में गए तो खड़े रहेंगे, आप बैठेंगे नहीं, आप बाहर वेट करेंगे, जब वो बुलाएगा तो आप जाएंगे। वो तो आप चार घंटे बैठे रहेंगे, जबकि आप भी बिजी आदमी हैं। अपने ही फैक्ट्री में, अपने ही प्रेमिसेस में आप अपने को चीफ गेस्ट बनवाएंगे और आपको गुलदस्ता दिया जाएगा। ये बड़ी वाहियात बातें हैं। ये सब एक परिवार है। तो जब अपने इनॉग्रेशन की बात की तो मैंने कहा जैसा इनॉग्रेशन है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, जो आप करा रहे हैं उस एरिया के किसी ल्यूमिनरी को बुलाइए, ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन को मत बुलाइए, क्योंकि वो अगर आएगा तो आपकी इज्जत बढ़ती है। राइट। और अगर ये बड़े इनॉग्रेशन के लिए, छोटे मैंने करीब 540 इनॉग्रेशन कराए थे। ये प्लाट फेंकने के बाद मैंने कहा था भाई पॉलिटिशियन से छोड़ दो, उनसे कौन पन्ना ले, लेकिन जितने अफसरों का, चेयरमैन रेलवे बोर्ड से नीचे जिसका भी नाम किसी प्लाट में है पिछले 1953-54 से, उसको उठा के सीधे डस्टबिन में डालो, वो वहीं पे बिलोंग करता है। तो नए जो ये लगाए, मैंने कहा बाकी जो छोटे काम, छोटे मतलब जो 540 में 30-40 ऐसे थे जहां बड़े लोगों को बुलाया, बाकी उस एरिया का जो स्टाफ मेंबर सीनियर मोस्ट है वो करेगा, और सिर्फ उसका नाम लिखा जाएगा प्लाट में, ना जीएम का, ना एचओडी का, किसी का और नहीं। उसने अपना खून पसीना दिया उस एरिया में, वो रिटायरमेंट से के वक्त है, उसका सीनियर मोस्ट है, तो वो एक ऐसी याद लेके जाएगा जो उसके साथ रहेगी। वो अपनी फैमिली मेंबर, अपने बच्चों के साथ, अपनी स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आके उस प्लाट के सामने खड़ा होगा विद टीयरफुल आईज, और ही विल टेक बैक दैट मेमोरी। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत से मेजर्स थे जिनसे हमको स्टाफ से भी, अफसरों से सपोर्ट मिला, क्योंकि उनकी भी धीरे धीरे समझ में आया कि जो बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, ये इन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ मैं, और ऐसी बात ज्यादातर लोगों को पसंद आएगी। तो ऐसा हुआ, तो एक वो चेंज इन थिंकिंग आई कल्चर में, और इस तरह की चीजें थी। बेसिकली 3-4 चीजें हैं। एम्पैथी होनी चाहिए। एज एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ हुक्म देने के लिए नहीं बैठे, आपको देखना होगा कि जो आप हुक्म दे रहे हैं अगले के शूज में जाएं,
जाके देखना होगा कि ये वो करने के लिए आप उसको कितना कैपेबिलिटी, कितनी फैसिलिटी, कितनी रिक्वायरमेंट आपने पूरी की है। हम्म, वो मोहब्बत भी चाहिए एम्पैथी के साथ, और ट्रस्ट मैंने पहले बताया, बाउंड्रीज तोड़ के रखिए, एक टीम वर्क की तरह काम करिए, हर आदमी का एक रोल असाइंड है। हम्म, ये सब चीज़ें हैं जिनसे शुरुआत की, और जितना भी वक्त मिला मुझे 29 महीने का वक्त मिला, उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ कर पाए हम लोग। मुकम्मल तो नहीं हुआ काम, लेकिन काफ़ी कुछ हो पाया। सर ये जो आपने सारी चीज़ें कही, ऐसे लगता है कि अगर जो टॉप की कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऊपर से ये चेंज आना शुरू हो जाए, इन विद इन फ्यू मंथ्स हमें आउटपुट में चेंजेस आते हुए नजर आ जाएंगे। इस तरीके से चीजें हो बिल्कुल सकती है। फर्क पड़ेगा, Yes. बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी कहाँ कैसे कैसे केस सुनाई देते हैं। देखिए अभी ये जो आपका पुणे का केस है, खेड़कर वो लेडी का, मतलब आप ऐसे लोगों को सरकार में ला रहे हैं जो अभी ट्रेनिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं है, पहले उसे गाड़ी चाहिए, कमरा चाहिए। चेंबर चाहिए। ये बिल्कुल कॉलोनियल थिंकिंग, फ्यूडल थिंकिंग, इससे निकलेंगे तो बहुत फायदे होंगे। पर बेसिकली तो लोग अच्छे होते हैं, उसको कैसे आपने कंडीशन कर दिया है, उसकी वजह से फिर जब आप इस तरह का सिस्टम रखेंगे तो ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे अपने बॉस को खुश रखिए। सर हाँ, शेक्सपियर का एक सेइंग एग्जैक्टिंग मुझे आ रहा है, वो ये है कि भाई अगर आप इस तरह के लोग पसंद करते हैं तो फिर आपको उस तरह के ही लोग मिलेंगे जो जिनका काम है चमचागिरी, काम जो मतलब नहीं है। ये सब बेसिक चेंजेस हैं जो होने चाहिए, और बहुत स्पीड से होने चाहिए। मुझे एक्सेप्शंस तो बहुत हैं, अच्छे अच्छे कामों में, सफाई में, प्रोडक्शन में, हर चीज में, लेकिन वो एक्सेप्शंस ही हैं। बाय एंड लार्ज आपको ये देखना है कि कैसे इसमें बेसिक चेंजेस लाए जाए, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट हैज टू फ्लो फ्रॉम द वेरी टॉप। यस सर। बट एक ना मतलब सिंपल चीज आती है, जो इंसान पेड़ पे बैठ के उस पेड़ को काट रहा है, वो उसी ब्रांच को तो नहीं काटेगा ना, वो फिर शेख चिल्ली बन जाता है। और कहीं ना कहीं पे ये जो सारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम बन गया ऊपर से नीचे तक, वो वैसे ही लगता है। फॉर एग्जांपल इवन द पुणे केस, ऊपर वाले ने रिजाइन कर दिया, चीजें शांत हो गई, आप कल के दिन जो है उन्हें बार फ्रॉम एग्जाम्स वगैरह कर दिया। सिस्टम क्या ऐसे बन, मतलब अगर सिस्टम ऊपर से ही ऐसा है कि चेंज लाना उसके लिए इंसेंटिव को दूर लेकर चला जाता है, तो फिर चेंज आएगा कहाँ से? क्योंकि जो चेंज लाने वाला, अथॉरिटी रखने वाला बंदा है, वो खुद उससे मतलब उसको खराब इफेक्ट होगा उस चीज का। तो ये चेंज फिर एक मतलब फिर सॉल्यूशन नहीं दिखता कि देन इट वुड बी अ हैमर चेंज, कि किसी की भी नहीं सुनी जाएगी और ये ब्रूट फोर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा, और जो भी ऑपोजिशन होगा उसको भी ब्रूट फोर्स से करना पड़ेगा। कि प्यार से अगर करने जाए तो शायद वो चीजें स्मूथली कभी नहीं हो पाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि जैसा मैंने कहा कि कंडीशन हो गए हैं लोग, बट बेसिकली तो ह्यूमन बीइंग्स आर गुड। अंदर से तो इस कंडीशनिंग को हटाना है। एक एग्जांपल आपको दूंगा, हमारे एक यहाँ कॉलेज के सीनियर थे, ही रिटायर्ड एज सेक्रेटरी इन वेरियस डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग कोल, मिस्टर अनिल स्वरूप। वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, नेक्सस ऑफ गुड। वो ही ब्रिंग्स आउट द गुड वर्क डन बाय एग्जीक्यूटिव्स इन गवर्नेंस। नाम सर आपने क्या कहा उनका? मिस्टर अनिल स्वरूप। तो ये गूगल कर लीजिए, आपको जी। पता लग जाएगा। तो वो दैट इज एन अटेम्प्ट कि भाई इस सब परिस्थितियों के बावजूद कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं, और उन लोग का एक नेक्सस बना। नेक्सस एक खराब कनोटेशन के साथ यूज करते हैं, तब भी उन्होंने डेलिबरेटली ये नाम रखा है, नेक्सस ऑफ गुड। तो इस तरह के अटेम्प्ट होने चाहिए, और जैसा मैंने कहा कि टॉप से तो फ्लो करना पड़ेगा। इस सरकार से काफी उम्मीद थी, क्योंकि ऐसा मैंडेट मिला था इनको। ऐसा लगा था कि कुछ होगा, इसमें कुछ बातचीत भी हुई, लेकिन देखिए उसका इम्पैक्ट। अब मैं जब जीएम बना तो मुझे बताया गया कि बड़े दुख के साथ कि साहब आपकी गाड़ी पे लाल नीली नहीं लगेगा। प्राइम मिनिस्टर का हुक्म आ गया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वरना हम भी लगा लेते। और दुख भी होता रहता है यार कि कहाँ बत्ती लगा के चलते हैं। अब तो आदेश आ गया, बड़ा अच्छा है, किसी की गाड़ी भी नहीं लगेगी। लेकिन आप देखिए कि उसका क्या वीआईपी कल्चर और मूवमेंट और ट्रैफिक, उस पर कोई एक पैसे का भी फर्क पड़ा है?
अब बल्कि पहले अपनी गाड़ी पे नहीं लगाते थे तो लोग अब पायलट मांगते हैं कि चलो पायलट पे तो लग सकता है, तो एक गाड़ी उड़ जाए 2 गाड़ी चलती है, अभी आगे पायलट चला बत्ती लगा के चलता है, ट्रैफिक रोज रोक दिया जाता है। तो लिप सर्विस रह गई फिर, ये उसका मतलब एक अच्छे इंटेंशन से प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, वो परकुलेट कहाँ हो पाई, नहीं हो पाई परकुलेट। एक ट्रेनिंग ऑफिसर अपनी प्राइवेट कार में बत्ती लगाने की उसकी हिम्मत हो गई तो क्या परकुलेट हुआ कुछ। तो अब ये है कि ऑप्टिमिज्म पे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें तो हमेशा ये उम्मीद रहेगी कि कुछ और होगा इसमें काम, क्योंकि इसी सिस्टम में कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको और सामने आए वो एग्जाम्पल, ये उम्मीद रहेगी। जरूरत बहुत तगड़ी है इसको। थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग साइड पे हम थोड़ा जाके आगे, लेट्स अगेन मूव ऑन टू अपर साइड। हमने स्टार्टिंग में भी आर्ट के बारे में बात की, हमने लास्ट सेगमेंट में थोड़ा अपने डिज़ाइन ऑफिसर के बारे में बात की, बुक में भी डिज़ाइन के बारे में बहुत कुछ है। एस्थेटिक्स, ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरे को सर एक सिंपल 1 लाइन चीज़ पूछनी है जो मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं, आपको उत्कृष्ट कोच के डिज़ाइन के बारे में कुछ कहना है? हाँ, उत्कृष्ट मतलब एक्सेलेंट। यस, वहां पहुंचना जरूरी है। यस। एक कोच बना दें आप, उसको ठीक से मेंटेन नहीं करें और फिर पब्लिक को ब्लेम करें कि पब्लिक को हाइजीन का ज्ञान नहीं है, पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन लोगों की ठीक नहीं है इसलिए ऐसा रहता है, ये सब ठीक बात नहीं है। कौन लोग चलेंगे, क्या इन्वायरमेंट आप उनको दोगे कि अच्छी मेंटेन रहे, या और क्या आप कर सकते हो कि मेंटेन रहे, ये सारी जरूरत है। तो एक्सेलेंट सिर्फ प्रोडक्शन, डिजाइनिंग प्रोडक्शन के लिहाज से नहीं, बल्कि कंटिन्यूअंस के हिसाब से, मेंटेनेंस के साथ इस पर बात की जाए। तो छोटा सा एग्जांपल है, पहले मॉल्स नहीं होते थे, 20 साल से मॉल आ गए इंडिया में, हर तरह के लोग जाते हैं वहां पे। आपको रेयरली मॉल्स में कोई टॉयलेट गंदा दिखेगा। अब या तो यहाँ हमेशा एक आदमी वहां रहता है, या जो भी रीजन हो, लोगों का वहां पे कुछ ख्याल रहता है कि भाई इसको साफ रखना है, तो ये सब मान के चलना होगा पहले तो। अब आप एक्सेलेंट कोच की आपने बात की, तो डिजाइन के लिहाज से कमियां क्या रही, आप ट्रेन 18 वंदे भारत के हिसाब से चले, क्यों वर्ल्ड क्लास नहीं मानता मैं इसमें। जो इंटीरियर फिनिश है, अगर वो आप शेल मैन्युफैक्चर को एक्यूरेटली नहीं करेंगे तो बाद में कितनी भी आप कोशिश करें उसका इंटीरियर फिनिश वो नहीं आ पाएगा, वो गैप्स इधर उधर दिखाई देंगे। तो पहली चीज है जो आपका मैन्युफैक्चर शेल का है, उसको आप और एक्यूरेटली करिए। अभी कल्चर है नंबर्स का, क्वालिटी के ऊपर कम ध्यान है। भाई इसी देश में मेट्रो कोचेस जो मैन्युफैक्चर होती हैं BML में या टीटागढ़ में या एल्स्टम में, उसका जो शेल का मैन्युफैक्चर है वो हमारी ICF या बाकी फैक्ट्रीज के शेल के मैन्युफैक्चर से सुपीरियर है। स्मूथ फिनिश होती है, कोई वेव नहीं होता उसमें, कम होता है, काफी कम होता है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? इवन वंदे भारत में हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाए। एक रीजन आप कह सकते हैं कि नंबर पे बहुत प्रेशर है, तो ठीक है, नंबर पे प्रेशर अगर है तो कैपेसिटी बढ़ाइए, नंबर पे भी प्रेशर रखिए, पर क्वालिटी पे भी प्रेशर लाइए। ये हो सकता है, केवल मन बनाना है कि हमें ये करना है। तो एक तो वो, अगर आप शेल मैन्युफैक्चर आपका एक्यूरेट हो जाए, उसके बाद अब आप इंटीरियर पे ध्यान दीजिए। बेस्ट लेवल ऑफ इंटीरियर्स आप उसमें कर सकते हैं, और वो कंट्री में ही अब मैन्युफैक्चरर हैं जो आपको वो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर इंपोर्ट करनी भी पड़े तो वो अगर आप नंबर्स देंगे तो कल को कंट्री बनने लगेगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, जिसको मैं एस्थेटिक्स से रिलेटेड, वो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो एक बार इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। जैसे कुछ लोग बुराई करते हैं सीट्स की, कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है सीट्स। हो सकता है वो गलती हम लोगों ने की, यूरोप के पैटर्न पे सीट डिजाइन करवाई, जहां पे ट्रैवल कहीं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे इस तरह का होता है।
छोटे डिस्टेंसेस हैं। यहाँ पहली ट्रेन हमने चलाई जो 8 घंटे दिल्ली से बनारस, तो वो इसकी जो है स्लाइड फॉरवर्ड सीट होती है, जबकि लोगों को आदत है यहाँ रिक्लाइन, पूरा रिक्लाइन। तो वो ऐसी चीजें हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें नहीं हैं। तो एक्सेलेंट कोच बनाने के लिए मैं उसकी फिटिंग्स और फर्निशिंग के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं यही कहूंगा कि शेल मैन्युफैक्चर की एक्यूरेसी और उसके बाद इंटीरियर पैनल एंड अदर फिटिंग, इनकी एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। बाकी चीजें तो इट्स अ मैटर ऑफ फिटमेंट, आप क्या क्या लगाना चाहते हैं। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से जाइए तो मेरे ख्याल से जो प्रोपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी है बोगी की, इट इज डेफिनेटली, मानो यू कैन इवन कॉल इट वर्ल्ड क्लास, मतलब वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी अभी है उसके मुताबिक है। कुछ फीचर्स हैं आप लगाना चाहें कल को, आर्टिकुलेशन या टिल्टिंग एंड सो ऑन, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। आपको, मुझे नहीं लगता कि जिस स्पीड पर भी हम हैं उसमें इनकी ज़रूरत है। आर्टिकुलेशन की बात अभी रेलवे मिनिस्ट्री भी करने लगी है, क्यों कर रही है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता इस स्पीड पे उनकी ज़रूरत है, जब एंड इट विल बी प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से दिस वुड बी माय आंसर। जब सर, ये कर लेंगे तो एक्सेलेंट कोच कहलाएगी। सर ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर से कैसी चीज़ें होनी चाहिए। एस्थेटिक्स का ना पर्सपेक्टिव में भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी तो सर बहुत समय हो गया वंदे भारत लॉन्च हुए, अभी भी अगर मैं जैसे मुंबई में कहीं लोकल ट्रेन से जा रहा हूँ गुजरती है, बच्चे बड़े सब वो आने से लेके जाने तक देखते हैं। अब हो सकता है हर किसी ने अब तक अंदर से ना देखे हो या ना फील की हो, बट एक परसेप्शन बहुत ज़रूरी चेंज करना हो जाता है और एस्थेटिक्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट्स योर ओपिनियन कि हमारी जो ओवरऑल रेलवेज है या जो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको एस्थेटिकली बाहर से दिखना क्यों ज़रूरी है? बहुत अच्छी बात कही आपने। अब वंदे भारत इज अ गुड एग्जाम्पल। ये जो एरोडायनेमिक शेप दिया गया है, सिमुलेशन के थ्रू ये निकाला गया था कि ये अच्छा रहेगा फॉर एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस एंड एस्थेटिक्स दोनों मिला के। तो एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस प्ले करता है अच्छा पार्ट 130-140 किलोमीटर के ऊपर। 130 किलोमीटर तक वो बहुत बड़ा इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि जो विंड का इफेक्ट है वो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, A is equal to A, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू A plus BV plus CV स्क्वायर। तो ये जो तीसरा कंपोनेंट है वो स्क्वायर और वेलोसिटी के साथ बढ़ता है, जो विंड रेजिस्टेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि 130 और 160 में कितना फर्क है। लेकिन थोड़ी हम लोग को ये कॉन्शियसनेस थी कि भाई एरोडायनेमिक के हिसाब से तो डिजाइन किया, लेकिन 160 का सेक्शन आते आते वक्त लगेगा, 2-4 सेक्शन हो जाएंगे, वो भी नहीं हुए। तो चीज ऐसी हो जो एकदम आई कैचिंग, और वो पार्ट बहुत बड़ा कंपोनेंट है लोगों को जो आज पसंद है कि जब वो ट्रेन को देखते हैं उनको एक इमेज है भारतीय रेलवे की ट्रेन की, वही डब्बे जैसी ट्रेन। ये जब देखते हैं वो, तो उनको लगता है कि ये जो उन्होंने मैगजीन्स में विदेश की ट्रेनें देखी हैं उसकी जैसी है। एक परसेप्शन की बात है। तो उसका फायदा हुआ, बहुत पसंद जो लोगों ने की वो इसलिए भी की कि इसको एस्थेटिकली एंड इन टर्म्स ऑफ द विजिबल जो ऑप्टिक्स ऑफ द ट्रेन, इट लेंट इटसेल्फ क्वाइट, मतलब देयर वाज एन अप्रिशिएबल डिफरेंस इन दैट। वो इम्पोर्टेंट इस वजह से जरूर है। आज जब इतना वंदे भारत पे स्ट्रेस हुआ है, तो ये तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसमें मेरिट देखा, पर वो मेरिट भी अराइज किया आउट ऑफ द लाइकिंग दैट पीपल शोड इन द ट्रेन। दोज ट्रैवल कर रहे हैं वही नहीं जो लेवल क्रॉसिंग्स पे प्लेटफॉर्म पे लाइन लगा के ट्रेन देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, ये सब चीज सामने आई। तो उससे फायदा हुआ ट्रेन का प्रोलिफरेशन। भाई लोगों का सरकार को ये ट्रेन पब्लिक को बहुत पसंद आ रही है तो और बनाओ। तो उसमें स्पीड से ज्यादा ये एस्थेटिक्स का ही रोल रहा है। सर मेरे को एक जो अगला सवाल पूछना था, ये टॉपिक था, हम चाहे तो आप थोड़ा मेरे को एज अ स्टोरी बता सकते हो ऑडियंस को। रेलवे बोर्ड, इसके बारे में मेरे को स्पेसिफिकली बात करनी है। आपने तो ये कहा ही था
आपने बहुत बार एक्चुअली मेंशन किया है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने। लेकिन मैं सर अभी वंदे भारत वाले साइड तो आप चाहो कवर करें, लेकिन ये बार बार देखने मिल रहा है। आई गिव यू एन रीसेंट एग्जांपल। मुंबई में अराउंड 250 न्यू एसी लोकल ट्रेन या वंदे मेट्रो का टेंडर दिया गया, अराउंड 33,000 करोड़, राइट? 33,000 करोड़ का MUTP 3A के लिए बजट है, लेकिन वो आ नहीं रहा है वैसा, तो वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा और उसमें ऑपोजिशन हो रही है। अब मुंबई में अब 2500 लोग साल में मर रहे हैं। वह ये क्यों हो रहा है? इतना रेजिस्टेंस बोर्ड से क्यों आता है? हाउ डू यू सी रेलवे बोर्ड? और थोड़ा समझा दिए ऑडियंस को यहाँ पे ये क्या चीज़ है। देखिए, एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक दो चीजें हैं। धीरे धीरे जैसा मैंने सुना है कि एसी लोकल अब पॉपुलर हो गई हैं। यस, वेरी। जो अभी चल रही हैं ज्यादा शायद बिजी टाइम में नहीं चल रही हैं, वो आप करेक्ट करोगे। मैंने सुना है बिकॉज जो दरवाजा बंद होने का इसमें ऐसे 20 मिनट रुकती है, 20 सेकंड रुकती है, इसमें दरवाजा खुल के बंद होने का की वजह से स्टेशन पे, जैसा सुना है मैंने, 40 सेकंड तक लग जाता है। थोड़ा नॉर्मली थोड़ा सा ज्यादा रुकती है कंपेयर टू नॉर्मल लोकल, बट लोगों ने भी अभी सिस्टम्स खुद से डेवलप कर लिए। अच्छा, जैसे एसी ट्रेन के लिए लोग लाइन में रुकते हैं, बट नॉर्मल ट्रेन में तो ऐसे ही चढ़ते हैं। बट एसी वाले जो लोग हैं वो नॉर्मली एक डिसिप्लिन फॉलो करें, जैसे मेट्रो में हो रहा है, और ये ऑटोमेटिकली लोगों ने खुद से अब डेवलप कर लिया है सिस्टम। अच्छा, या तो अब चूंकि एक आदत लोगों की है और प्रेशर बहुत ज्यादा है काम का, तो शायद अभी बिजी टाइम में एसी लोकल चलाने की स्थिति में नहीं पा रहे हैं लोग। ये आना होगा एक दिन आखिर DMRC में, और बॉम्बे की भी आपकी जो बिजी लाइन है, लाइन 1, या ये तो सब एयर कंडीशन ट्रेन है और इनमें लोग चल ही रहे हैं। तो वो एक कल्चर शायद चेंज होना है धीरे धीरे। अल्टीमेटली पूरी कंप्लीट एसी की तरफ इनको जाना होगा। ये कभी भी कोई बड़ा पेइंग प्रोपोजिशन नहीं होगा। इसमें फंडिंग या रेवेन्यू गैप रहेंगे, वो कैसे पूरा कर सकता है, सब सोचने वाली बातें हैं। लेकिन चूंकि भारत एक डेवलप कंट्री होने जा रहा है, तो कंप्लीट स्विच ओवर टू एसी आज नहीं कल होना है। लेकिन उसमें अभी ठीक सोच, शायद एक विजन बन नहीं पा रहा। तो एक MUTP में फंड प्रोविजन है, टेंडर हुआ, स्टैंडर्ड के एस्टिमेट जो रखा गया ट्रेन पे, उस पर भी कुछ सवाल उठे। एग्जैक्टली किस वजह से टेंडर नहीं किया जा रहा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन सिर्फ ये कहना कि रेलवे बोर्ड की वजह से हो रहा है शायद सही नहीं होगा। एक अभी एक कन्विंसिंग सिचुएशन कि धीरे धीरे सबअर्बन ट्रेन भी फ्री एयर कंडीशन होगी, ये अभी नहीं पैदा हो पाया। तो इसको और माइन्यूटली स्टडी करना है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लंबी ट्रेन्स वो इतना आसान नहीं होगा, जैसा आपको मालूम है बॉम्बे के प्लेटफॉर्म एंड सो ऑन, उसको 15 कोच पे ले जाना इतना इजी नहीं होगा। एक्सेलरेशन और बढ़ाया जाए ट्रेन में, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो वो क्या कंफर्ट लेवल के अंदर वो पॉसिबल होगा, ये टेक्निकल मुद्दे हैं जिस पे काम होना चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि रेलवे बोर्ड तो एक इंडिसीजन का पहाड़ है ही। मतलब रेलवे बोर्ड पॉलिसी मेकिंग बॉडी होने के बजाय डे टू डे चीज़ों में बहुत जगह इंटरफेयर करता है। वो जिस पर्पस के लिए बोर्ड है वो वैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कल्चरली लेगेसी है, फ्रीडम यूनिट्स को काफ़ी दी गई है, फिर भी कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसमें रेलवे बोर्ड का इंटरवेंशन काफ़ी रहता है। तो ये धीरे धीरे चेंज करना होगा। अब वो टाइम नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा सेंट्रली आप कोई चीज़ गवर्न करने की कोशिश करें। मैं स्पेसिफिकली इस MUTP के एग्जाम्पल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है शायद वो, और तमाम और मुद्दे हैं जिसमें रेलवे बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है रेलवे बोर्ड की अभी भी बहुत स्लो है। यस। और जो बड़े काम अभी हो जा रहे हैं, वंदे भारत एंड सो मेनी अदर्स, वो फील्ड लेवल पे आपने ज़्यादा
फ्रीडम दिया है इसलिए, वरना अगर एग्जीक्यूशन लेवल पे भी आके रेलवे बोर्ड का इंटरवेंशन हो जाए तो काम कभी फास्ट नहीं हो पाएंगे। तो आई एम सॉरी यार, मैं आपको बहुत क्लियर आंसर तो इसका नहीं दे पा रहा हूँ, पर मैं इतना मुझे लगता है कि एक विजन के साथ कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में मेट्रो की तरह हर सबर्बन ट्रेन भी फुल एयर कंडीशन हो, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए हम लोग को और इस पे काम करना चाहिए। सर, हाउ टू ब्रिंग क्वालिटी विद कैपेसिटी? रेलवे ऐसा लगता है कि जैसे अभी न्यू बजट जब आया, पिछले बजट में इट वाज ऑल बहुत सारी वंदे भारत रिलेटेड एंड प्रोजेक्ट्स, इसमें बहुत सारे जनरल कोचेस के लिए ऑर्डर दे दिया। एक तरफ क्वालिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ, एक तरफ जो है कम्प्लीटली हम चले गए अभी जनरल की तरफ। रेलवे के पास ऑप्शन क्या है? कैसे ये चीज़ की जाए कि क्वालिटी भी बढ़े, कैपेसिटी भी बढ़े? मैं उस बात पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए कि लैक ऑफ विजन या कंफ्यूज्ड विजन, कंफ्यूज्ड विजन, यस। हाँ। एक मंत्री, पिछले मंत्री अनाउंस करते हैं कि अब सिर्फ एसी कोच बनेंगी। ठीक भी था। आप आज जो एक नॉन एसी कोच बनाओगे, अगर हम उसकी 36 नहीं 30 साल भी कोडल लाइफ माने, तो आप समझिए कि 2054 तक वो कोच आपके साथ रहने वाले हैं। तो जिस तरह की नॉन एसी कोच हम लोग की चलती हैं, क्या 30 साल बाद एक डेवलप कंट्री में वैसी कोचेस चल सकती हैं? नहीं। तो अब आपको सोचना होगा कि कैसे ये ट्रांजिशन हो। कॉमन आदमी जो आज बहुत कम पैसे देके चलता है, उसको कैसे इनेबल किया जाए कि वो कंडीशन में चले। मैं तो ये कहता हूं कि सीधे ये कह देना कि भाई ये कम पैसे देते हैं तो इसी तरह चलेंगे, ये तो बड़ी डिफीटिस्ट बात है। मैं ये मानूंगा कि ठीक है, आज उसकी पॉकेट में उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर भारत विकसित होने जा रहा है अमृत भारत के एंड तक, तो उसकी पॉकेट में भी पैसे आ जाएंगे, वो अफोर्ड कर पाएगा, ये मान के चलना होगा। इंटरमीडिएट पीरियड में आप उसको एसी में ट्रैवल करवाइए और फेयर और कम करिए। अब आप कहेंगे कि भाई रेलवे ऐसे ही घाटे में चलती है और ज्यादा घाटे में चलेगी। नहीं, आपको सोचना होगा। अभी आप एसी फर्स्ट, एसी सेकंड को भी सब्सिडाइज करते हो। क्यों? एसी फर्स्ट भी एक आपकी एसी 3 और एसी चेयर का 2 ही ऐसी क्लास हैं जिसमें आप मुनाफा कमाते हो, बाकी सब में घाटा है। बट कॉमन आदमी की बात नहीं हो रही। अब एसी फर्स्ट में आप घाटे पे क्यों ट्रेन चलाते हो? एसी फर्स्ट मत चलाओ। अगर लोग ज्यादा फेयर, एक प्रॉफिट मेकिंग फेयर पे नहीं चलेंगे तो ना चले। वो एयर ट्रैफिक को पैटर्नाइज करें या रोड से जाए, लेकिन आप क्यों घाटा ले रहे हो? एसी सेकंड में भी घाटा है। तो ये सोचना होगा कि इन क्लासेस में आपको फेयर ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप पैसा वहां कमाइए जैसे वंदे भारत से कमा रहे हैं, और जो प्रॉफिट हो उसको आप जितना हो सके प्लाउ बैक करिए और सब्सिडाइज करिए। सारी ट्रेन आप एसी करिए और कॉमन आदमी को ले जाइए। अब इसमें बहुत सी थिंकिंग आ सकती है कि एसी कोचेस की एसी इकोनॉमी में 83 लोग चलते हैं, और ज्यादा हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से आप ऐसी ट्रेन बनाइए जिसमें 24 कोच की, जिसमें कोचेस में टॉयलेट ना हो, केवल 2 टॉयलेट कोच हो, और बाकी आप और पैसेंजर्स उसमें ले जाइए। ये आप चलिए, ये टेक्निकली फिजिबल होगा कि नहीं, ये बिना ड्राइंग बोर्ड पे बैठे तो मैं नहीं कह सकता। एक आइडिया, इस तरह की और आइडिया निकाल के आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाइए, और फेयर अभी जो एसी 3 का फेयर है उससे सिग्निफिकेंटली कम करिए। तो धीरे धीरे सब लोग एसी में चलने के आदी होंगे। और हर रूट पे अगर आप ये मानते हैं कि भाई कुछ माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो किसी हालत में नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो 1 या 2 नॉन एसी ट्रेन थ्रू, जैसे अमृत भारत की आप बात कर रहे हैं, इस तरह की ट्रेन चलाइए। पर उसमें फिर अमृत भारत वाले फ्रिल्स की जरूरत नहीं है। उसमें आपको जरूरत है कि हर आदमी डिग्निटी और कंफर्ट के साथ जाए। उसको चलिए सोने की नहीं, कम से कम बैठने की तो पूरी जगह मिले, खड़े होके जाने का कोई सवाल ना रहे। इस तरह की एक थिंकिंग से आगे बढ़िए। बजाय ये थिंकिंग मुझे लगा आएगी उसको जब क्रिटिसिज्म हुआ कि कॉमन आदमी के लिए आपने एसी कोचेस नॉन एसी कम कर दिए, तो आपने नी जर्क रिएक्शन किया कि अब हम सिर्फ नॉन एसी बनाएंगे।
और ज्यादा नॉन एसी बनाएंगे, 10,000 बनाएंगे, और एसी कोचेस की कैपेसिटी कम कर दी, प्रोडक्शन का कैपेसिटी नहीं बल्कि प्रोडक्शन कम कर दिया। अब इसके दो नुकसान हैं। एक तो आप 10,000 नॉन एसी कोच बनाओगे तो अब यानी कि अब अगले 36 साल आपके पास वो रह जाएंगे, और जो एसी कोचेस ज्यादा बनाने की वजह से इंडस्ट्री ने कैपेसिटी डेवलप की एसी कोचेस बनाने की, वो सब बेकार हो गई। इससे लोग मैं जानता हूं एक दो कंपनीज अभी जो इतना कम वर्कलोड हो गया एसी कोचेस, एसी जो बनाते हैं, कि उनको लोग बर्खास्त करने पड़ रहे हैं। तो ये आपने सोचा नहीं इंडस्ट्री के बारे में। तो ये कोई विजन, इसका मतलब पहले जो विजन था वो विजन नहीं था, एक वो फैड था। अब वो आपने उससे अलग हो गया, ये भी कोई विजन नहीं है, बस चूंकि क्रिटिसिज्म हुआ तो आपने कहा कि हम नॉन एसी कोचेस बनाएंगे। प्लानिंग इतने, आपके मेन नेशनल ट्रांसपोर्टर की प्लानिंग इस तरह से थोड़ी होनी चाहिए। एक बड़ा क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, और डायरेक्शन पहले आप थिंकिंग क्लियर करिए। थिंकिंग ये कि जो पेइंग आदमी है, जो अफोर्ड कर सकता है, उससे हम पूरे पैसे लेंगे, उसको कंफर्ट के साथ ले जाएंगे और उसको वैल्यू देंगे जिससे वो टिकट ले और आपकी कमाई। और जो कॉमन आदमी आज अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको हम सब्सिडाइज करके ले जाएंगे, एयर कंडीशन में ले जाएंगे, कंफर्ट कम देंगे लेकिन डिग्निटी देंगे। उसको जो जानवरों की तरह आप ले जाते हैं वो नहीं ले जाएंगे। ये आप विजन ये क्लियर करिए, सॉल्यूशन निकल आएगा। ऐसे लग रहा है सर एक लूप बन गया है, गवर्नमेंट कुछ करती है, उनको लग रहा है वो अच्छा कर रहे हैं और मे बी वो डायरेक्शन राइट होता है, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर उसके वजह से फिर कुछ रिपोर्ट बाहर आ जाती है, उनको ऐसे लगने लगता है कि नहीं नहीं हमने गलती की, फिर वो चेंज कर देते हैं, फिर उसके 4-5 साल बाद फिर से माहौल उल्टा हो जाता है, फिर वापस डिसीजन चेंज करते हैं, और यही चलते जा रहा है चलते प्रोग्रेस बेसिकली वो स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट जीरो। और कोई नहीं तो ये जो एसी के आरएमपीयू कहते हैं उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वही रिप्रेजेंट करेंगे साहब ये क्या किया आपने हमारे साथ। उन्होंने अपनी कैपेसिटी अपनी तरफ बढ़ाई होगी, अब आपने सडनली कम कर दी। तो एक क्लियर विजन जो मैंने कहा ये बनाइए और उस विजन के हिसाब से चलिए। रोज बीच बीच में कोई क्रिटिसिज्म आ जाए या कोई आपके अप्रिसिएशन आ जाए, उससे आप वेवर मत होइए। आपने जो विजन बनाया है क्लियर, उस पर चलिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, पर वो दिखता नहीं है अभी। आई होप कि ऐसा हो। और आप हाई एंड ट्रेन भी बनाइए और लोअर एंड ट्रेन में लोगों को कंफर्ट के साथ ले जाइए, ये विजन बनाइए, काम होगा। सर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, ये 3 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज की अगर मैं बात करूँ, मेंटेनेंस, ट्रेन के अंदर जो सर्विसेज मिलती है, केटरिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, ये सब चीज़ें, और स्टेशन के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, स्टेशन स्टॉल्स हो गए, वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो, क्या ये 3 चीज़ें कम्प्लीटली प्राइवेटाइज होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो लोग कहते हैं कि रेलवे को बेच दिया इन्होंने इस सरकार ने, इसलिए ये हाल होना है। तो ये गलत बात है, इन्होंने कुछ बेचा कुछ नहीं बेचा है। ये एक गलत इंप्रेशन है। बल्कि A1 A2 आजकल आप सुनते होंगे, दो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, यस ट्रेन उनको बेच दी, रेलवे बेच दी। ये दोनों बेचारे कह रहा हूँ, इनका रेलवे से कोई लेना देना ही नहीं है, दूर तक नहीं है। बस वो पोर्ट रेलवे और पोर्ट के आसपास का जो रेलवे का नेटवर्क है उससे अडानी का वहाँ इंटरफेरेंस। वरना प्राइवेट ट्रेन चलने वाली थी तो भी अडानी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अंबानी साहब ने भी कुछ नहीं खरीदा। तो ये एक गलत प्रचार है। तो अब प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर अगर आप आए तो कुछ चीजें हैं, मैं पहले वो बता दूं जो प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। एक तो जो कॉमन मैन की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉमन मैन को जो अगर आप सब्सिडाइज करके ले जाएंगे ट्रेन में, तो वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। नथिंग टू मेक, मतलब प्रॉफिट नहीं उसमें, वो तो प्रॉफिट उसको चाहिए। तो लाजमी है कि वो काम आपको करना होगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेटवर्क अपने हाथ में रखना होगा। आप एक्सेस चार्ज दूसरों से लेंगे तो नेटवर्क अपने हाथ में रखने का मतलब यानी इवन ड्राइवर्स यानी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट भी आपके रहें और स्टेशन स्टाफ आपका रहे, उसको कैसे कमर्शियलाइज कर सकते हैं वो एक अलग बात है। वो उस पर आपने सवाल पूछा, उस पर आऊँगा। नेटवर्क अपने पास रखिए और जो कॉमन आदमी के लिए ट्रेन चलानी है वो आप चलाइए, इसको कभी प्राइवेटाइज मत करिए। क्या प्राइवेटाइज आप कर सकते हैं जो आपने नहीं किया है क्रिटिसिज्म के डर से? एक तो रनिंग ऑफ हायर एंड ट्रेन्स। जो सर्विस एक प्राइवेट ऑपरेटर दे सकता है वो सरकार नहीं दे सकती, वो कल्चर नहीं है सरकार में।
तो वहाँ आप प्राइवेटाइज करिए। आपने शुरू भी किया था, फिर आप जो भी डर हो आप उससे मुकर गए, हुआ नहीं। वो एकदम प्राइवेटाइज होना चाहिए। आप सर्विस इंप्रूव करेंगे, आप वो फेयर भी ज़्यादा चार्ज करेगा और आपसे रेवेन्यू भी शेयर करेगा, और तो उसमें यूज़र भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, रेलवे को भी पैसा मिलेगा, उसमें भी प्रॉफिट कमाएगा। वो स्पेस भारत में है ऐसे ट्रैवलर्स की। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया में भारत को छोड़ के सरकार के हाथ में किसी बड़ी रेलवे का मैन्युफैक्चरिंग हो, ये कहीं नहीं। इवन चाइना में जो CRRC आप सुनते हैं, वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जरूर है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, वो सरकार के चंगुल में नहीं रहती। तो धीरे धीरे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेटाइज करनी होगी, क्योंकि जो एफिशिएंसीज प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में आएगी वो सरकार में नहीं आएगी, ये मानने वाली बात है। और ये ऐसा कोई कोर स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है कि आप सरकार ही करे, ये कोई स्पेस प्रोग्राम या डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। जब आप डिफेंस में प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इनकरेज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स। एक विजन 2019 में इसी सरकार का था, 2019 में 100 डेज प्रोग्राम में था कि रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तरफ कॉर्पोरेटाइज करने की तरफ कदम उठाए जाएंगे। वो यूनियन के प्रेशर से या जो भी हो, गवर्नमेंट चिकन आउट, उस पर कुछ काम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ MCF में शुरू किया, कोई प्रोटेस्ट हुआ, ये उससे निकला है। प्रोटेस्ट तो थोड़े बहुत होंगे, पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपने करके दिखाया है। अब उसकी कितनी एडवांटेज हुए उसमें नहीं जाएंगे अभी हम लोग। तो आप कॉर्पोरेटाइज करने का आपने एम बनाया, नहीं किया, फिर एक बैकडोर प्राइवेटाइजेशन जरूर आपने शुरू किया। जैसे सीमेंस को आपने ऑर्डर दिया दाहोद में लोको बनाने का, टीटागढ़ को दिया, टीटागढ़ को दिया ICF में, और ये रशियन काइनेट VNL को लातूर में। उसमें भी ICF में कोई प्रोटेस्ट हुए तो आप उसमें ट्रीट कर गए हैं। उसके बाद वो ऐसा सुना है मैंने कि वो टीटागढ़ की फैसिलिटी नहीं बनेंगी। वो एक बैकडोर प्राइवेटाइजेशन था कि भाई सीधे अपफ्रंट करने में हमें दिक्कत आ रही है तो इस तरह से करें। तो बैकडोर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मन बनाइए और प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत। आपकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा, फ्रीडम होगा, एक्सपोर्ट में भी आसानी होगी। आपके पास जो फैक्ट्रीज हैं उनको आप कॉर्पोरेटाइज करके कंपटीशन में लाइए, फिर धीरे धीरे हाइव ऑफ भी करिए। मैं कुछ गलत नहीं समझता इसमें। तो ये 2 एरियाज हैं जो प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। तीसरी, आपने जो कहा कि स्टेशन पे जितना, तो उसमें काफी कुछ IRCTC के हाथ में है, और IRCTC पे उसको टेंडर आउट करके प्राइवेट सेक्टर को ही देता है। तो एक तरह का प्राइवेटाइजेशन वहाँ है, लेकिन फर्दर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट स्पेस, उसमें हम लोग बहुत कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। बहुत सी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं नए स्टेशन भी जो बन रहे हैं, वो इसीलिए PPP मोड से पीछे हट के हम लोग EPC मोड में आ गए स्टेशन डेवलपमेंट के। वो एक रेट्रोग्रेड थी। आप उसको पॉलिसी लेवल पे चेंजेस करके PPP में कैसे स्टेशंस डेवलप कर सकते हो, इस पर और काम होना जरूरी है। चूंकि आप सक्सीड नहीं किया आपने, तो आप पीछे हट गए, ये भी ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ PPP अच्छा काम हो रहा है उसमें। तो जहाँ तक स्टेशन डेवलपमेंट का सवाल है, अब ठीक है, अभी आपने अमृत भारत स्टेशन के नाम पे बड़े सैंक्शंस कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट स्पेस एंड मूविंग टुवर्ड्स PPP फॉर डेवलपमेंट एक अच्छा स्टेप है। एंड सर, मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन्स एंड ट्रैक्स। मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन एंड ट्रैक्स में फिर वही, ट्रेन्स का तो बड़ा सिंपल, जो मैंने आपको बताया। जब जो हायर एंड ट्रेन्स आप अगर देंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी मेंटेनेंस भी आप प्राइवेट दे सकते हाथों में देंगे। यहाँ तक कि ये जो ऑर्डर हुए हैं वंदे भारत के, और इसकी मेंटेनेंस, और जो आपने पहले PPP में 2 ऑर्डर दिए डीजल लोको का मारवाड़ा में और इलेक्ट्रिक सहारनपुर में, उनकी मेंटेनेंस अभी वही लोग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो वो मॉडल ठीक चल रहा है। तो प्राइवेट maintenance in higher end trains and certain locomotives is welcome. लेकिन again coming back to the common man's train, if I can call it, वो अपने हाथ में रखिएगा।
और स्टेशन मेंटेनेंस एंड रिलेटेड एरियाज की मेंटेनेंस तो बिल्कुल प्राइवेटाइज होनी चाहिए, क्योंकि वो एफिशिएंसी जो प्राइवेट सेक्टर की है वो गवर्नमेंट के एजेंसीज के थ्रू नहीं आएगी। काफी कुछ इसमें है भी प्राइवेटाइज्ड, बट इट इज मोर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट गिवन फॉर क्लीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स गिवन फॉर अदर वो एक्टिविटीज। अपना बिजनेस मॉडल नहीं डेवलप कर सकते वहाँ एक पे। बढ़िया मॉडल डेवलप करने की जरूरत है। मैं कोई रेडीमेड सॉल्यूशन तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन more involvement of private sector for benefit of passengers, for profit of the private sector, as well as revenue for railways or reduced expenditure for railways. In सबके लिहाज से private involvement को is something I would prefer, I would encourage. से एक सवाल मेरे को पहले पूछना था लेकिन वो मैं भूल गया, बट मेरे को पूछना ही है वो। सब विजिलेंस, यू हैड सेड कि बुक में आपने लिखना है कि आपके जाने के बाद में अदर ऑफिसर्स हु वर इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, उनके ऊपर हुआ उसका ज़्यादा कुछ नहीं बाद में, बट फिर भी उनको परेशान करने के लिए काइंड ऑफ विजिलेंस के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ा। यू रोट अ लॉट अबाउट कुछ लोग जो नहीं चाहते थे वो चीज़ सक्सेसफुली हो, लेकिन फिर भी वो हुई। ये मेरे को ज़रा क्या स्टोरी है, ज़रा आप ऑडियंस के साथ में एक शॉर्ट फॉर्म में आप शेयर कर सकते हो? तो देखिए, जब ट्रेन जब सैंक्शन लेने के लिए हम लोग बोर्ड गए, तब से ही नेगेटिविटी एक थी कि भाई इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, इंपोर्ट में लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। उससे भी ज्यादा एक जलन भी थी लोगों में। मेरे ही कोलीग्स थे बोर्ड में, तो जलन का तो कोई इलाज नहीं है। थोड़ी इसमें अपनी गलती मानता हूँ मैं कि मैं, हो सकता है उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं रहा और चेयरमैन के अलावा बाकी लोगों को मैं ठीक से कन्विंस नहीं कर पाया, ठीक से सबको साथ नहीं ले पाया, तो थोड़ा फेलियर हमारा भी रहा। लेकिन वो एक जलन और एक फीलिंग कि भाई इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, एक फीलिंग कि ये सिर्फ पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं, इस तरह की फीलिंग बहुत लोगों में आ गई, करप्ट लोगों में भी और कुछ जो करप्ट नहीं थे उनमें भी। और उसके बाद जब ट्रेन इतनी सक्सेसफुल हो गई तो एकदम उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो लोग फिर हावी हो गए। पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं मिला उस वक्त। वो क्यों नहीं मिला, मैं बहुत क्या खुलासा करूं उसमें, लेकिन रियलिटी यही है कि वो हावी हो गए और 3 साल जाया हुए। 3 साल एक तो ट्रेन नहीं बन रही, और 3 साल मैं तो रिटायर हो गया था। रिटायरमेंट के बाद स्ट्रेस जरूर आया मुझे कि हम लोग तो भाई एक अच्छा काम करने गए थे और यहाँ आप किसी अनपढ़ आदमी के सवाल का जवाब दे रहे हो। अब मैं तो अनपढ़ ही कहूंगा ना, ऐसा आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है जिसको ट्रेन का टी नहीं पता। लेकिन मुझसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ जो सर्विस में थे। बहुतों का वो फिर रिवाइव हो गए, जीएम भी बने, कुछ लोग नहीं हो पाए, उनका परमानेंट नुकसान हो गया। इस सबसे एक बुरी मैसेज ये गई कि भाई सरकारी नौकरी है, बिना कुछ किए जब यहाँ सैलरी भी मिलती है और आप बेईमान हैं तो आपको उसके लिए भी आपका अच्छा इंतजाम है। तो एक नया काम करने की जरूरत क्या है? एक नया काम करने अच्छा काम करके फंसने से एक आपको मजेदार बात बताऊं। एक शेर है गालिब साहब का, इन नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, यारब अगर करदा गुनाहों की सजा है। जो गुनाह मैंने नहीं किए, बड़ी हसरत है कि उसकी शाबाशी मुझे मिले, क्योंकि जो काम मैंने गलत किए, गुनाह किए, उसकी सजा तो आप देते हो। तो मैं उस पर जो काम हो रहा था रेलवे में, उसके ऊपर यही कहता हूँ, या सरकार में सब जगह, केवल रेलवे को क्यों कहूँ। नाकर्दा कामों की ये हसरत की मिले दाद, यारब अगर इन करदा कामों की सजा है। मतलब जो काम
कर गया, उसको अगर सजा मिलती है तो जो काम मैं नहीं कर रहा हूं उसकी दाद भी मुझे मिलनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा माहौल है। देखिए, जो 3 साल तक ये हमें पता था कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि गलत काम कोई हुआ ही नहीं था, और कोई क्रेडिट ले रहा है इधर उधर, कह रहा है मैंने बंद करा दिया, सब झूठ बात है। सीवीसी ने एक किसी के थ्रू मुझे कांटेक्ट मिला, मैंने उनसे यही कहा कि मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए आपसे, आप एक काबिल अफसर को लगाइए जो पूरा केस पढ़ ले और हमारी रिप्लाईज भी पढ़ ले, फिर वो जो फैसला करता है एक क्लीन मन से, वो फिर हमारा कहने का कुछ नहीं है। तो ये इतना उन्होंने सुना, एक बड़े काबिल अफसर को लगाया और उसने सारा पढ़ने के बाद हमारी रिप्लाईज भी, क्योंकि रेलवे बोर्ड के अफसरों ने तो रिप्लाई हमारी पढ़ी नहीं थी, वो मन बना के गए थे कि इनके पीछे ये करना, रिप्लाई हमारी थी वो लगा कि पढ़ाई नहीं उन्होंने, वो केस बना के भेज दिया। तो जब उसने पढ़ा तो उसने रेलवे बोर्ड को लथाड़ा, और ऐसा लथाड़ा कि ये दोबारा इनकी हिम्मत नहीं हुई रेलवे बोर्ड जाने की, वो लेके उसको बैठे रहे। बाद में फिर इनको बंद करना पड़ा, और जो मेन ऑब्जेक्शन था कि किसी कंपनीज को फेवर किया गया है, आज तक उसी कंपनी से सामान ले रहे हैं आप। आज तक आप कोई दूसरा सोर्स डेवलप नहीं कर पाए हैं, 6 साल हो गए। तो कितनी शर्मनाक बात थी कि एक जिसके लिए आप लोगों को विजिलेंस लगा के पीछे पड़ रहे हैं, उसी से लेते जा रहे हैं। अब ये पैराडॉक्स है सिस्टम की, लेकिन हम लोग को, जैसा मैंने कहा, चूंकि गलत काम हुआ नहीं था तो हम लोग को स्ट्रेस तो जरूर था, पर ये पता था कि कुछ होना नहीं इसमें, ये कुछ भी खोज नहीं पाएंगे। वही हुआ। स्ट्रेस के अलावा मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ लोग रिवाइव हो गए, उनका भी नहीं हुआ, वो भी स्ट्रेस हुआ हुआ, कुछ लोग का परमानेंट नुकसान भी हो गए। तो ऐसा क्यों? विजिलेंस क्या होना ही नहीं चाहिए? मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन विजिलेंस की फंक्शनिंग को, विजिलेंस के दायरे को रीडिफाइन करना पड़ेगा, जिससे कि ऐसा विक्टिमाइजेशन कोई करना जाए तो उसके ऊपर पहले सब चेक रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप विजिलेंस ही बंद कर दिए, नहीं, ठीक है, विजिलेंस रखिए, लेकिन जैसे ये केस हुआ, किन लोगों ने ये केस किया, वो एकदम स्कॉट फ्री निकल गए, और जिंदगी में आप भी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, नाम तो नहीं लेना मुझे। इसका कुछ इलाज होना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले कोई नया काम करने में डरे नहीं। आपने तो माहौल ऐसा बना दिया है कि कोई नहीं करेगा, आज वही माहौल है, वरना इसी वंदे भारत में क्या 6 साल में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता था? अब ये टॉप लेवल पे सोचने की बात है, पर रियलिटी यही है। लास्ट सवाल सर मेरा, एकदम कैजुअल से हम लेंगे। अराउंड 5 इयर्स हो चुके रिटायरमेंट के, हाउस लाइफ बीन? ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये बहुत लोग पूछते रहते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्टीनेस सबको फीलिंग बहुत लोगों को आती है, फिर वो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड में करने में बिजी रहते हैं, या एक उनके मन में पता नहीं क्यों एक जो कुर्सी चली जाने का एक गम होता है, और एक इंगेजमेंट क्या रहे दिन भर एक परेशानी होती है। ये बहुत, आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मेरे को वो दौर एकदम नहीं आया, बल्कि मैं सर्विस में, देखिए आप किसी भी ओहदे पे हूं, लेकिन आपका वक्त पूरा आपका वक्त नहीं होता, आप एक हायरार्की में हैं, और उस हायरार्की के मुताबिक आपको बहुत से ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं, लेकिन चूंकि आप ओहदे पे आपको करना पड़ता है। अब वो स्थिति है कि हर एक काम में वही करने की फ्रीडम है जो मेरे, जिसको करने का मुझे मन हो। तो देखिए, मैं लिखने का काम करता हूँ, 7 किताब लिख चुका हूँ मैं, और 8वीं और 9वीं दोनों चल रही हैं। वक्त है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी लिखता हूँ मैं, हिंदू बिजनेस लाइन, मनी कंट्रोल वगैरह में रेगुलरली महीने में 1 से 2 मेरे आर्टिकल आते रहते हैं। फिर 2-3 सोसाइटी में मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। एक टेक्निकल अवेयरनेस के लिए है, फुलिंग कार्ड सोसाइटी, उसके प्रेसिडेंट हूँ। एक अवध कॉन्क्लेव है, जिसमें हम लोग कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करते हैं, बेसिकली ऑफ फ्री थॉट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। फिर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे विजुअल
आर्ट्स प्रमोट करने का भी काम है। एक बड़ी गैलरी लखनऊ, उसके साथ एसोसिएशन में कभी कभी हम करते हैं। और ये एक रेलवे मैगजीन है रेलवेज, 1 साल से पुरानी, अच्छी रैना साहब ने चलाई थी, पर हम लोग अभी, मैं और हमारे लूथरा साहब हैं एक रेलवे के ही, वो उसके एडिटर हैं, मैं को एडिटर हूँ। तो हम लोग वो भी एक चलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा 1-2 रेलवे जर्नल में एडिटोरियल पैनल पे भी हूँ। उसमें बहुत कोई काम तो नहीं रहता, लेकिन फिर स्पीकिंग असाइनमेंट है और ये सब मन मुताबिक काम है। थोड़ी कंसल्टेंसी भी करता हूँ जो विच ब्रिंग इन मनी, लेकिन उसकी कंडीशन यही रहती है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है मुझे। लिमिटेड तौर पे गाइडेंस जो दे सकते हैं वो, और मेरे कॉन्टैक्ट्स यूज करके अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो वो मुझे नहीं करना। बिकॉज मैंने एक सोच लिया था कि शायद थोड़ा गलत ही हो गया, लेकिन एक पता नहीं क्यों मन बनाया कि मैं रिटायरमेंट के बाद किसी भी रेलवे ऑफिस में नहीं जाऊँगा। तो मैं आज तक एक बार गया हूँ यहाँ पे CWM चारबाग वर्कशॉप ने मुझे इनवाइट किया था फॉर अ टॉक, तो मैं चला गया था, वरना मैं किसी रेलवे ऑफिस में उसके बाद गया ही नहीं। रेलवे प्रेमिसेस में गया हूँ, रेस्ट हाउस में भी रुका हूँ, लेकिन किसी भी रेलवे ऑफिस में मैं पिछले 5.5 साल में आज तक नहीं गया, और इच्छा है कि ना जाऊं। पर ऐसा कोई, ठीक है, कभी कोई अगर बुलाएगा कुछ शेयर करने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, तो जा सकता हूँ। तो आप सम टोटल ये है कि बड़ा लंबा उत्तर दे दिया मैंने आपको कि अभी अब शायद मैं उतना बिजी नहीं हूँ जितना रिटायरमेंट के पहले था, लेकिन अब जितना भी बिजी हूँ मैं वो मन के हिसाब से हूँ। इसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक आजादी के जैसे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अब जैसे आपके साथ बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं तो मुझे अब कुछ सोचना नहीं है कि ये चीज बोलूं या नहीं बोलूं। जो सच्चाई है वो बोलने की फ्रीडम है। अगर आप सर्विस में तो बहुत ही कम, और सर्विस के बाद भी अगर आप ये इच्छा रखते हैं कि आपको सरकार से कुछ मिल जाए, तो आप 10 बार सोचेंगे आप बात बोलने की कि यार इसमें कोई चीज किसी को कहीं ना व्यवहार ना गुजर जाए। तो वो इस तरह की कोई बंदिश मेरे ऊपर नहीं है। यस, नाइस। 2021 में मैंने पहली बार सर को ईमेल किया था कि सर उस समय पे ट्रेन 20 के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं चल रही थी, तो उस पर मुझे बात करनी थी। सो तब से लेकर अब तक बहुत बार बात हुई है। सर कई बार अपना काम जो है लिखने का वाला वो शेयर भी करते, तो मैं पढ़ते रहता हूँ, मोस्टली रात के समय में पढ़ता रहता हूँ। एंड आज फर्स्ट टाइम जब सामने सामने मिला, पता नहीं अंदर से खुशी है। रेलवे फैंस तो या इंफ्रा फैंस तो हम बचपन से है, बट गेटिंग टू टॉक विद समवन जो सामने बैठ के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, इट्स कम्प्लीटली न्यू। सर एक से एक छोटी रिक्वेस्ट है मेरी, सौरभ। नहीं, मैं भी एक चीज बोल दूं। यस यस। आपसे जूम पे ही मुलाकात हाँ की हाँ है। हाँ। पहली बार फेस टू सामने फेस हम सामने। लोग रूबरू पहली बार हुए हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे और आपके कोलीग से। यस। तो बस यही उम्मीद है कि आप जो ये स्पेशल एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर की पकड़ के चल रहे हैं, इसमें और अच्छी अच्छी वीडियो आप बनाएं, लोगों को अवेयरनेस बनाएं लोगों का, और ये बड़ा जरूरी है देश में। Yes. आप इस तरह अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत आपको बधाई और Thank you. शुक्रिया ये सेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। बस एक रिक्वेस्ट थी सर, भाई बुक देना। सर ये मेरी वाली कॉपी है जो मैंने पढ़ी थी, ये नई वाली है। मैं चाहता था कि बस एक आप इस पे अपने हस्ताक्षर कर दे। डबल एल लगाते हो आप? हाँ, मैं डबल ए लगाता हूँ। पर यहाँ एक लगाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये थी। और एक और चीज़, हम महाराष्ट्र से आए दोनों, ठीक है, तो मैं सोच रहा था क्या आप, थोड़ा मैं डर भी रहा था क्योंकि आपने ICF में गिफ्ट्स कल्चर को भी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ आप उसको पसंद नहीं करते थे, तो मैंने सोचा यार नहीं, बहुत बड़ा तो कुछ नहीं ले जाऊंगा,
एक डेलिकेसी जरूर ले जा सकता हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं घर पे फैमिली के साथ. सो ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस एक चीज है बाकरवड़ी. सो दिस इज yes. likes it. या और ये if I'm not wrong ये पुणे एरिया हाँ ये पुणे के फेमस चितड़े की है. कभी एक बार बहुत पहले किसी ने मुझे दिया था तो एक नई चीज थी हमारे लिए. My wife liked it also. So thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच देखने के लिए. सर को फॉलो करिए, सर के काम को फॉलो करिए. मौका मिले तो बुक जरूर पढ़ना सर की. आपको ऐसे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो शायद मैंने जानबूझ के भी नहीं निकाले हैं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं फंसना चाहता हूँ कुछ चीज़ों में. एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सुधांशु सर. थैंक यू फॉर योर टाइम. और बाकी हमारे पॉडकास्ट जरूर देखना और अपनी राय आप कमेंट्स में तो दे ही सकते हो. थैंक यू.